गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो लास्ट टाइम अपन स्कूप की बात कर रहे थे, स्कूप इंस्टॉलेशन की अपन बात कर रहे थे, बट अपन ने किया नहीं था। तो आज अपन स्कूप इंस्टॉलेशन करेंगे और थोड़ा सा अपन स्कूप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अपन स्कूप को यूज़ कर सकते हैं डेटा इंजेक्शन के लिए। मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया सर्विसेज को, बिग डेटा सर्विसेज को। तो यू कैन जस्ट सी कि हमारे पास क्या है। सेकेंडरी नेम नोड चल रहा है, अपना डेटा नोड चल रहा है, नेम नोड चल रहा है, रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर, यानी सारी सर्विसेज यहाँ पर कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ अपने पास है कि अब लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ डाउनलोड करी थी कि अगर आप डाउनलोड फोल्डर में जाओगे यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, बट यूज़र लोकल के अंदर स्कोप नाम से अपन ने एक पैकेज डाउनलोड किया था। तो वो अपना स्कोप 1.99 था। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्कोप 1.99 को, जस्ट बिकॉज अपने को ये नहीं चाहिए। तो मैंने सूडो करके इसको रिमूव कर दिया, सूडो rf स्कोप 1.99। तो देखो स्कोप के दो वर्जन है, स्कोप वर्जन 1 एंड स्कोप वर्जन 2। ठीक है, तो कौन सा वर्जन अपने को यूज़ करना चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा जब आप स्कोप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने लास्ट टाइम जो पैकेज डाउनलोड किया था उसको रिमूव किया है अपन ने, स्कोप के पैकेज को। अपन ने जो पैकेज लास्ट टाइम डाउनलोड किया था वो स्कोप 1.99 पैकेज था। ये स्कोप 2 का था, लेटेस्ट कट ऑफ स्कोप 2 1.997। ठीक है, अब देखो स्कोप का वर्जन जो है 1.9, ये वर्जन कॉम्पिटेबल नहीं है 1.4 के, और इसमें जो फीचर्स एड हुए हैं ये रिकमेंडेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। स्कोप का कोई यूज़ नहीं है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, स्कोप वर्जन 2 का। तो अपन स्कोप 1 वर्जन यूज़ करना चाहिए अपने को, और 1 वर्जन पे अपने को ट्राई करना चाहिए था। लास्ट टाइम मैंने क्या किया, स्कोप वर्जन 2 को अपने डाउनलोड कर लिया था। तो स्कोप 2 में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट अपन यूज़ नहीं करता है। अपन जो स्कूप यूज़ करते हैं वो स्कूप 1 यूज़ करते हैं, और वही सबसे पॉपुलर है और उसी को प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी कि मेरे को कमांड नहीं मिल रही थी स्कोप की, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट सर्वर कमांड्स थी। तो आपको शेल लेके स्कोप की और फिर क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी होती थी। तो दैट्स वाई अपने को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इंस्टॉल नहीं करना है, अपने को स्कोप एज ए टूल इंस्टॉल करना है जो कि अपनी हेल्प करेगा डेटाबेसेस से डेटा को फैच करने के लिए। तो सबसे क्विक अपडेट तो क्या होता है कि अपना जैसे आपको इन फीचर भी ट्राई करना है कि इसको अपन कैसे इंस्टॉल करें। मैं पीपीटी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको शेयर कर दूंगा, बट उसके अलावा भी अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इन फ्यूचर वर्जन चेंज होते रहेंगे, कुछ नए फीचर्स आते रहेंगे। तो हमेशा आप डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करें, और जैसा कि अपन हमेशा यूज़ करते हैं कि अपन डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बात करेंगे। तो पहली चीज़, स्कूप अपना क्या टूल है, एक बार वापस से मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूँ स्कूप का कि अपन स्कूप की यूज़ करते हैं और वाई स्कूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और पार्ट ऑफ हडूप। तो अगर अपन इसकी बात करें, तो अपने देखा था कि अपना जो बेसिकली हडूप का आर्किटेक्चर है, बेसिक हडूप का आर्किटेक्चर जो है अपना, अपने पास क्या होते हैं, कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनमें अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि अपना जो डेटा स्टोर रहेगा वो अपना HDFS में स्टोर रहेगा, ये अपने को पता है। ठीक है, तो अपना जो डेटा स्टोर होता है वो HDFS में स्टोर होता है। वी नो दिस कि जो भी स्टोरेज अपना है, जो भी डेटा अपन स्टोर करना चाहते हैं बिग डेटा में, वो HDFS के थ्रू स्टोर होगा। HDFS में अपने पास कंपोनेंट्स हैं जो उस डेटा को मैनेज करेंगे, जैसे डेटा नोड्स हैं जहाँ पे डेटा आपका एक्चुअली स्टोर होगा, फिजिकली स्टोर होगा, ब्लॉक्स
जो अपन बोलते हैं कि जो ब्लॉक है डेटा में वो आपके यहाँ पे स्टोर होंगे। नेम नोड है, सबसे मेन नोड है, ये पूरे के पूरे डेटा का मेटा इन्फॉर्मेशन रखता है, यानी डेटा की जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ रहती है, अपने नेम नोड पे, कि कौन सी फाइल कौन सा ब्लॉक कौन से नोड पे रखा हुआ है। तो जो पूरा मैनेजमेंट है वो नेम नोड करता है। और सेकेंडरी नेम नोड एज ए बैकअप नोड अपन यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपका नेम नोड की, हमें नेम नोड से डेटा लेके आपकी बैकअप फाइल्स बनाता है, आपकी इमेज फाइल्स को, और आपके चेक पॉइंट्स क्रिएट करता है बेसिकली। तो ये डेटा मैनेज करने के लिए अपना HDFS टूल होता है, जिसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यूज़ कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो मल्टीपल नोड्स के ऊपर इफिशिएंटली, डेटा गेट कर सकते हो। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि यार क्योंकि बहुत सारे क्लस्टर अपन यूज़ कर रहे हैं, पूरा बहुत सारे नोड्स अपने पास अवेलेबल है, तो उन नोड को मैनेज करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हर एक नोड की इन्फॉर्मेशन रखे कि कौन से नोड पे कितना लोड चल रहा है, कौन सा नोड फ्री है और कौन सा नोड फ्री नहीं है, यानी हर एक नोड की रिसोर्स को मैनेज करने के लिए अपन एक रिसोर्स मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो हडूप वर्जन 2 और 3 अगर आप यूज़ करते हो, जैसे अपन 3 इंस्टॉल कर रखा है, तो अपन यान यूज़ करते हैं। यान बेसिकली काम करता है आपका रिसोर्स नेगोशिएशन का, यानी कि हर एक जितने भी नोड लगे हुए हैं, जितने भी रिसोर्स आपके क्लस्टर में लगा हुआ है, हर एक रिसोर्स की रिपोर्ट रखता है अपना यान, और रिसोर्स एलोकेट करने का काम करता है। कोई भी एप्लीकेशन है, बिना यान की हेल्प के कोई भी एप्लीकेशन हडूप पे रन नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए स्पेसिफिक नोड के ऊपर, और वो काम कौन करता है, आपका यान करता है, कि हर एप्लीकेशन को एक कंटेनर बना के देता है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि एक CLC रिक्वेस्ट होती है, कंटेनर लॉन्च रिक्वेस्ट, तो वो अपने यान के थ्रू होती है। तो यान के भी दो पार्ट अपन ने पढ़े थे, कि एक तो मेन नोड होता है जिससे आपकी सारी एप्लीकेशंस क्या करती है, रिसोर्स की डिमांड करती है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, रिसोर्स मैनेजर। ये आपकी एप्लीकेशंस को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, या एप्लीकेशंस रिसोर्स से डिमांड करती है, और रिसोर्स मैनेजर रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए डिपेंड करता है किनके ऊपर, नोड मैनेजर्स के ऊपर, यानी जो एक्चुअल में काम करते हैं वो आपके नोड मैनेजर काम करते हैं, और जितने भी नोड है, जितने भी रिसोर्स आपने लगा रखे हैं, वो सारे के सारे रिसोर्स नोड मैनेजर हैंडल करता है। फिर अपने को प्रोग्रामिंग करनी थी, क्या ठीक है, डेटा अपने स्टोर कर लिया, हम हमारे क्लस्टर को मैनेज कर रहे हैं यहाँ से, तो उसको प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमने एक कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क की बात करी थी, कि हम कंप्यूट कर सकते हैं, और हमने मैपरेडिस की बात करी थी। इनिशियली अपने मैपरेडिस की बात करी थी, क्योंकि हमारे पास, हमने तब यान को इनेबल नहीं किया था, पर यान इनेबल होने के बाद में आप मैपरेडिस भी यूज़ कर सकते हो, और आप अदर फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदर फ्रेमवर्क में अपने पास आगे अपन पढ़ेंगे कि अपने पास स्पार्क है, हाइव है, मतलब स्पार्क है, अपने पास काफका है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि बाद में डेवलप हो चुकी है। आजकल मैपरेडिस को यूज़ नहीं करते, इतना पॉपुलर नहीं है मैपरेडिस, रादर दिन जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे अपन जो अपने कोर्स में, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अपने कोर्स में जो अपन क्या पढ़ेंगे, स्पार्क अपन पढ़ेंगे। तो स्पार्क में अपन पाईस्पार्क पढ़ेंगे पाइथन के थ्रू, तो उसके वो अपने एक अदर प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क है, वो डायरेक्टली यहाँ से बात करेगा और अपने स्टोरेज में जाके डेटा को मैनिपुलेट करेगा या स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो स्पार्क का पूरा चैप्टर अपने पास बाकी है। बाकी अपन ने मैपरेडिस पढ़ लिया है। अब मैपरेडिस को भी ईजी बनाने के लिए मैपरेडिस के ऊपर भी बहुत सारे टूल्स बनाए गए, जैसे स्कूप भी मैपरेडिस के ऊपर ही बनाया गया है। तो हाइव अपन पढ़ सकते हैं, हाइव मैपरेडिस के ऊपर वाला टूल है, जो कि आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखोगे। हाइव एक्चुअली हाइव एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लेते हैं, हाइव एक टूल है जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरीज फायर करोगे, हाइव क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एसक्यूएल के इक्वल है, और वो आपके कोड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मैपरेडिस में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि मैपरेडिस में कोड करने के लिए आपको मैपरेडिस कोड लिखना पड़ेगा, जो कि टिपिकल पार्ट होता है, और दूसरा आपको जावा में कोडिंग करनी पड़ती है इफिशियंसी के लिए, तो वो भी बहुत टिपिकल होता है। तो आप एचक्यूएल में क्वेरी लिखो, आप एसक्यूएल टाइप की क्वेरी लिखो, आपका जो हाइव टूल है ना, जो अपन आगे इंस्टॉल करेंगे पढ़ेंगे, हाइव डेटा मैनिपुलेशन टूल है और डेटा एनालिसिस टूल है, या अपन बोल सकते हैं डेटा वेयरहाउसिंग टूल है हडूप के ऊपर। तो वो आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है मैपरेडिस के जार फाइल्स के अंदर, मैपरेडिस की जॉब के अंदर। ऐसे ही पिग लैंग्वेज लॉन्च करी गई, तो पिग भी एक एपीआई लैंग्वेज है ना, एक एपीआई लैंग्वेज है। तो इसमें आप बहुत सिंपल कोड लिखोगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आप एज ए स्क्रिप्ट कोड लिखोगे ना, एज ए स्क्रिप्ट लिखोगे। जावा में अपन स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा आपको डिजाइन करना पड़ता है, क्लासेस एंड उनका स्कोप वगैरह सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। स्क्रिप्ट में अपन लाइन बाय लाइन कोड लिख देते हैं कि यार ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं अपन पिग में, और वो स्क्रिप्ट आपकी कन्वर्ट हो जाती है मैपरेडिस में।
तो मैपरेड्यूस के ऊपर बहुत सारे टूल काम करते हैं। मैंने तो हाइव और पिक की बात करी है, इसके अलावा जो अपना स्कूप है वो भी मैपरेड्यूस पे काम करता है। तो अभी तक अपन ने ये काम किए, हाइव पिक भी अपने नहीं पढ़े, आज अपन बात कर रहे हैं स्कूप की। तो सबसे मेन टास्क जो होता है ना कि डेटा प्रोसेस तो बाद में करेंगे अपन, यहाँ पे कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क तो पढ़ लिए कि मैपरेड्यूस पढ़ लिया अपन ने, और अपन ने HDFS क्लाइंट भी पढ़ा था, आपको याद होगा। अपन ने HDFS CLI यूज़ किया था कि HDFS DFS I1 पुट, HDFS DFS I1 गेट। तो ये सारी कमांड्स अपन ने यूज़ करी थी। इन कमांड के थ्रू अपन डेटा अपलोड कर सकते थे अपने HDFS के अंदर, और वहाँ से अपन डेटा डाउनलोड कर सकते थे। तो ये फैसिलिटी अपने को HDFS में थी कि डेटा अपलोड और डाउनलोड अपने को HDFS CLI के थ्रू करना है। लेकिन ये टास्क अपने को ऑटोमेट करना पड़ता है, अपने को स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती है, क्योंकि डेटा एक दिन में तो आता नहीं है। ठीक है, डेटा डेली जनरेट हो रहा है, डेटा नेवर स्लिप्स, तो हमें डेटा डेली गैदर करना पड़ेगा। और डेली डेटा अलग अलग सोर्सेज के ऊपर स्टोर हो रहा है। कहीं पे अपन देखते हैं कि लाइव सोर्सेज है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, वहाँ पे लाइव डेटा आ रहा है, उसको आपको फेच करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। जब अपन लाइव डेटा फेच करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग। उसके लिए अपन अलग टूल पढ़ेंगे। और कई बार डेटा अपना बेच प्रोसेसिंग का होता है। बेच यानी कि पहले अपन डेटा को टेम्परेरी किसी एक जगह पे स्टोर करते हैं, बहुत सारा डेटा, जैसे 1 दिन का डेटा हो गया, 7 दिन का डेटा हो गया, 1 महीने का डेटा हो गया। तो डेटा बेसिस के अंदर अपन 1 मंथ का डेटा स्टोर करते हैं, और बाद में वो जो 1 मंथ में जितना भी डेटा स्टोर हुआ है उसको अपने को अपलोड करना होता है अपने हडूप सिस्टम के ऊपर या बिग डेटा सिस्टम के ऊपर, ताकि उस पर अपन प्रोसेसिंग कर सके, एनालिसिस कर सके। तो इस तरह का जो डेटा होता है बेच प्रोसेसिंग अपन इसको बोलते हैं। कि मानो वर्ल्ड में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स हैं, हर स्टोर के पास अपना डेटाबेस है, तो मंथली आप क्या करते हो, हर एक स्टोर से डेटा फेच करते हो और अपने HDFS में डाल देते हो, ताकि आप उसको कंबाइनली क्या कर सको, प्रोसेस कर सको, एनालिसिस कर सको। तो ये काम करने के लिए सबसे कॉमन चीज़ होती है कि सबसे कॉमन डेटा जो होता है बैच प्रोसेसिंग में, वो अपने पास होता है RDBMS सिस्टम्स के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर, और वहाँ से अपने को डेटा लोड कराना पड़ता है HDFS में। अगर आप डिफ़ॉल्ट में जाओ तो आप SQL के थ्रू करा सकते हो, या आप सीधा मैपरेड्यूस की एप्लीकेशन लिख सकते हो कि आप एक जॉब लिखो मैपरेड्यूस की, ठीक है। तो अपने एक जॉब लिखें, वो डेटा फेच करेगी और क्या कर देगी, आपके HDFS में लोड कर देगी। लेकिन ये थोड़ा टिपिकल काम है, क्योंकि मैपरेड्यूस का कोड लिखना थोड़ा सा ईजी काम नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अपन बीच में एक टूल यूज़ करते हैं कि अपने लिए मैपरेड्यूस का काम कौन करेगा। अपन एक टूल यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्कोप, जो अपना लेक्चर है। तो स्कोप क्या काम करता है, बेसिकली स्कूप आपका काम आता है डेटाबेस से डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो स्कूप में आप क्या लिखते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते हो, एज ए क्लाइंट आप क्या लिखोगे, अपन स्कूप की स्क्रिप्ट्स लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे, स्कूप स्क्रिप्ट्स। तो अपन यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, और ये आपकी क्या होगी, SQL क्वेरीज होगी, बेसिकली SQL क्वेरीज। तो SQL बहुत इजी लैंग्वेज है, सबको ऑलमोस्ट आती है। डेटाबेस मैंने बोला था कि डेटाबेस पढ़ लेना, 2 वीक का आपको गैप मिल गया तो आराम से आपने पढ़ लिया होगा डेटाबेसेस। मैंने आपको लास्ट टाइम बोल दिया था कि डेटाबेस पढ़ लेना, अपने यहाँ काम आएगा। तो स्कूप के अंदर अपन क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जो कि SQL सिंटेक्स को फॉलो करती है, और वो स्क्रिप्ट स्कूप लेता है। स्कूप को कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, उससे कुछ कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो कनेक्टर लाइब्रेरी के थ्रू अपन कोड को कनेक्ट करते हैं। मैंने ये भी समझाया था लास्ट टाइम पे कि हर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अपने को एक स्पेशल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, जिन्हें अपन बोलते हैं कनेक्टर्स या डेटाबेस इंटरफेसेस अपन बोलते हैं। तो जैसे पाइथन में अपन PyMySQL इंस्टॉल करते हैं, SQLite 3 इंस्टॉल करते हैं, SQL Alchemy इंस्टॉल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या अपने पास कनेक्टर्स हैं, जो कि आपके डेटाबेस से कनेक्शन को स्टेब्लिश करेगी। और अपन ने भी बोला था कि डेटाबेस में बहुत, एक डेटाबेस जो होता है उसके अंदर डेटाबेस सर्वर जो होता है उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। और डेटाबेसेस के अंदर क्या होती है, मल्टीपल टेबल्स होती है, और टेबल्स के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। तो जब आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, क्योंकि ये भी एक सर्वर पर चल रहा होता है, डेटाबेस सर्वर भी ऐसा नहीं है कि अपने लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है, किसी न किसी सर्वर के ऊपर, किसी न किसी रिमोट सिस्टम पे क्या चल रहा है, अपना एक डेटाबेस सर्वर रन कर रहा है। तो ये डेटाबेस पे क्या कर रहा होता है, एक सर्वर होता है, तो किसी न किसी सर्वर पे रन कर रहा है, ये अपना DB सर्वर है। तो इस सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्टर के लिए अपन क्या देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है कि किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आप क्या क्या पैरामीटर पास करोगे, उसे अपन कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो डेटाबेस के अंदर खुद का एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके थ्रू आप आपको परमिशंस मिलती है, आप क्वेरीज फायर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो सर्वर तक जाने के लिए सर्वर का IP एड्रेस या डोमेन नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्वर से हमें कनेक्ट करने हैं। दूसरा, हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट पे हमारी सर्विस चल रही है। किसी भी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए 2 इन्फॉर्मेशन तो बहुत नीडेड है, कि कौन सी IP एड्रेस पे सर्वर चल रहा है, कौन से पोर्ट पे सर्वर चल रहा है। मैंने
ना उसके अपन उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर कम्युनिकेट के प्रोटोकॉल्स वगैरह सब कनेक्टर को पता है। फिर आगे क्या कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन है कि बिना यूज़र के आप लॉगिन नहीं कर सकते डेटाबेस के अंदर, तो आपको यूज़र नेम पास करना पड़ता है और आपको उसका पासवर्ड देना पड़ता है। इसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है, रोल मिलता है। रोल यानी परमिशंस। तो हर एक यूज़र का एक डिफरेंट रोल होता है। कोई डेटाबेस एडमिन है, कोई सिर्फ एक वेबसाइट यूज़र है जो कि सिर्फ क्वेरी कर सकता है, सिलेक्ट क्वेरी चला सकता है। तो अपन मल्टीपल डेटाबेस यूजर्स बनाते हैं और हर यूज़र का एक अपना रोल होता है, अपनी परमिशंस होती है कि कहाँ पे, किस डेटाबेस पे, किस टेबल पे वो कौन सी क्वेरी फायर कर सकता है। तो उसके हिसाब उस रोल के हिसाब से ही अपन क्वेरीज फायर कर सकते हैं। डेटाबेस अपनी क्वेरीज को रेस्पॉन्ड करेगा। तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होते हैं, जो कि डेटाबेस का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वहाँ से अपने को रोल मिल जाएगा और फिर अपन क्या कर सकते हैं, रिमोटली क्वेरीज फायर कर सकते हैं अपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर। ये चाहे आप पाइथन से कनेक्ट करो, चाहे जावा से कनेक्ट करो, किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट करो, ये चार चीज़ें तो कंपलसरी होती है। आपको पता होनी चाहिए कि आपका डेटाबेस सर्वर कौन सी आईपी, कौन से पोर्ट, कौन से यूजर नेम और कौन से पासवर्ड पे चल रहे हैं। अपन ने विंडोज से कनेक्ट करके काम भी किया था लास्ट टाइम पे, तो आई थिंक आपको पता होगा कैसे अपन ने किया था। तीसरा जो ऑप्शनल पैरामीटर होता है वो होता है आपका डेटाबेस, कि आप डेटाबेस बता सकते हो कि कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है। और क्वेरीज के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस और टेबल ये अपने ऑप्शनल पैरामीटर है। डेटाबेस अपन पास कर देते हैं कनेक्ट करते टाइम पे कनेक्शन स्ट्रिंग में, ताकि अपन पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट हो। और डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद में, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती है, तो अपन टेबल्स में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब स्क्रिप्ट के जो आप स्कूप के लिए आप जो स्क्रिप्ट्स लिखते हो ना, डायरेक्टली बात नहीं करती है। वो क्या करती है, स्कूप क्या करता है, आपकी जो भी स्क्रिप्ट्स है उनके उनको कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है। और किस में कन्वर्ट कर देता है, आपकी मैप्रेड्यूस एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी आपकी जार फाइल बना देता है। लाइक अपन लिख दिया job.jar, और जार फाइल में क्या करेगा वो आपने तो एसक्यूएल कमांड दी है, आपने तो एसक्यूएल क्वेरी लिखी है, वो अपने आप पीछे क्या कर देगा, आपका जावा का कोड लिख देगा, आपके जावा का मैप का कोड लिख देगा, रिड्यूस का कोड लिख देगा, इनपुट आउटपुट बता देगा कि कहाँ से इनपुट लेना है, कहाँ पे आउटपुट कनेक्ट करना है, और फिर उसको सबमिट भी कर देगा। आपके मैप्रेड्यूस को, उस जॉब को सबमिट कर देगा आपके बिहाफ पे। आपको कुछ नहीं करना है, आप एसक्यूएल क्वेरी फायर करोगे, स्कोप क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपके सबसे पहले आपने जो क्वेरी लिखी है उसको मैप्रेड्यूस के जॉब में कन्वर्ट करेगा, जार फाइल में, मैप्रेड्यूस कोड के अंदर, और उसको सबमिट कर देगा एप्लीकेशन को। कहाँ पे, मैप्रेड्यूस के ऊपर। मैप्रेड्यूस में अपने दो पार्ट पढ़े थे, जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। स्पार्क में भी दो पार्ट होंगे। बेसिकली अपन को क्या बोल देते हैं कि अपने पास एक एप्लीकेशन मास्टर होगा। जैसे अपन अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने मैप्रेड्यूस पढ़ा है, तो अपना एप्लीकेशन मास्टर कौन है, जॉब ट्रैकर है, जो कि सारी जॉब्स को मैनेज करता है। और दूसरा क्या होता है अपने पास, वर्कर एप्लीकेशन होता है, वर्कर होता है। तो वर्कर जो होता है वो क्या अपने पास टास्क ट्रैकर है, जो कि आपका काम करेगा, आपकी जॉब पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जॉब सबमिट हो जाती है आपके जॉब ट्रैकर के ऊपर। फिर जॉब ट्रैकर को क्या करना पड़ता है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। तो सारे काम करता है वो, नेम नोड से बात करता है, यान से बात करता है, रिसोर्स मैनेज करता है, और फिर आपका कोड रन करना स्टार्ट करता है। तो फिर मैप्रेड्यूस क्या करेगा, कनेक्टर के थ्रू क्वेरी फायर करेगा डेटाबेस में, डेटा लेगा और कहाँ पे लोड कर देगा, आपके HDFS में लोड कर देगा। यानी सीधा आपके डेटाबेस से अपने लिए तो स्कूप इंटरफेस है। तो अपन तो क्या समझेंगे कि अपन ने स्कूप की क्वेरी लिखी, स्कूप डेटा लेके आएगा डेटाबेस से और कहाँ पे डाल देगा, HDFS का डाल देगा। इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट जॉब, कि अपन डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं डेटाबेस से HDFS के अंदर। और अगर आपको डेटा क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका HDFS में कोई फाइल रखी हुई, कोई डेटा रखा हुआ है, उसे किसी डेटाबेस में भेजना है, तो उसे अपन बोलेंगे एक्सपोर्ट जॉब। तो दो तरह का काम करते हैं अपन स्कोप में। एक होता है अपना इंपोर्ट वर्क, इंपोर्ट जॉब, और दूसरी होती है अपने पास एक्सपोर्ट जॉब। एक्सपोर्ट यानी डेटा को अपने को अपलोड करना है, कहाँ पे, किसी डेटाबेस के अंदर। और ये सारा काम स्कोप के थ्रू मैनेज जाता है। होता मैप्रेड्यूस के थ्रू ही है, काम मैप्रेड्यूस ही करता है। पर अपने लिए एज ए फ्रंट एंड पे उसको ईजी बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन स्कोप यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक थ्योरी क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ये अपना स्कोप है ना, इसकी थ्योरी स्कोप की, अपन स्कोप क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो स्कोप के लिए अपन जाएंगे scope.apache.org। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्कोप। तो जैसे अपन इस वेबसाइट पे जाते हैं, अपने को ये बोलता है कि आपके पास दो स्कोप के वर्जन हैं। या तो आप स्कोप वर्जन 1 यूज़ करो 1.4.7, या स्कोप वर्जन 2 यूज़ करो। 2 स्टेबल नहीं है तो उसका आप यूज़ मत करो। आपका जो मेन है वो आपका 1.4.7 वर्जन है स्कोप का। तो ये अपने डाउनलोड करना है। तो पहले अपन डाउनलोड पे चले गए।
जैसे आप डाउनलोड पे जाओगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या डाउनलोड करना है। देखो बहुत सारे अपने को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी फाइल्स मिल रही है अपने को कि कौन सी फाइल आपको डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक तो अपने को सोर्स कोड मिलता है जिसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा, आपको खुद से कंपाइल करके उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बनाना पड़ेगा और फिर आप उसको रन कर सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे को आपको एक प्रोजेक्ट देना है सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। अब सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले मेरा जो डॉट सी फाइल्स है मेरी, उनको आप कंपाइल करोगे अपने सिस्टम के ऊपर और क्या निकालोगे, डॉट ई फाइल्स निकालोगे और बाद में उन डॉट ई फाइल्स को एग्जीक्यूट करोगे, तब जाके आपका कोड रन करेगा। सेम चीज़ है सोर्स कोड में, अपन कोई भी टूल डाउनलोड करते हैं तो पहले से कंपाइल करना पड़ता है और उसके बाद अपन उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैक कमांड होती है या मैक कमांड के थ्रू अपन ये काम करते हैं, पर अपने को ये नहीं करना है ना, क्योंकि अपन ये सारा काम सिस्टम एडमिन का होता है, अपना काम नहीं है, अपन डेवलपर है। अपने को प्लग एंड प्ले वाला टूल चाहिए। प्लग एंड प्ले क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सीधा उसको यूज़ करा, अपने इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी गेम खेला है अपनी लाइफ में तो आपको पता है गेम खेलने के दो तरीके होते हैं, कि आप गेम डाउनलोड करने के दो तरीके होते हैं सिस्टम में। एक तो किसी और ने पहले से गेम इंस्टॉल कर रखा है, तो आप सी ड्राइव में जाके उसका गेम वाला फोल्डर कॉपी करके अपने सिस्टम में डाल देते हो और डबल क्लिक करके आप सीधा गेम रन कर सकते हो। उसे बोलते हैं अपन प्लग एंड प्ले, कि अपन ने सॉफ्टवेयर लिया, इधर से कॉपी किया, इधर डाला और रन कर दिया, अपने को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उसको आप इंस्टॉल करो। तो दोनों ही वे इंस्टॉल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है आपके सिस्टम से। कभी कभी जो अपन जो कट पेस्ट करते हैं वो काम नहीं करता है, पर चूंकि लिनक्स जो सिस्टम्स हैं वो सारे सेम है, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी अपने लिनक्स सिस्टम के हिसाब से बनाए गए हैं। और अपन तो सेंटोस यूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। जब भी अपन हाडूप की बात करते हैं, किसी भी ओपन सोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसीलिए अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको डाउनलोड करना है बिन वाली फाइल, ठीक है। टार वाली फाइल डाउनलोड करोगे, सोर्स कोड है, ठीक है। सी बहुत छोटी साइज़ है इनकी, तो ये सोर्स कोड है और ये आपका कौन सा कोड है, बाइनरी कोड है। बाइनरी यानी यहाँ पे सीधा अपने को प्लग एंड प्ले वाला काम है। अब बाइनरी में आपको यहाँ पे 3 अलग अलग कंप्रेशन मिल रहे हैं। टार डॉट जीजेड MD5 एल्गोरिथम से कंप्रेस किया हुआ है, ASC एल्गोरिथम से कंप्रेस किया हुआ है और एक आपको नॉर्मल टार जीजेड मिला हुआ है। तो अपने को फर्स्ट वाला टार जीजेड वाला डाउनलोड करना है, तो इसको आप क्लिक कर दोगे, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सेव फाइल्स, ठीक है। तो ये देखो डाउनलोड हो चुका है, 17 MB का ही था। दूसरा, फिर आप ये डाउनलोड करने के बाद में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करो, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इसको 1.2 दिया हुआ है उन्होंने, तो अपन 1 का पढ़ रहे हैं और सबसे लेटेस्ट है अपना 1.4.7, तो उसका अपन डॉक्यूमेंटेशन चला लेते हैं। यहाँ से आप यूज़र गाइड निकालोगे। यूज़र गाइड में आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन से लेकर सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या आप स्कोप में कर सकते हो। बेसिकली ये स्कोप की बुक आपके लिए है, इसके बाहर आपको स्कोप में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, इनिशियली इसको समझना थोड़ा टफ है, क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो वो डेवलपर्स के लिए बनाए जाते हैं, वो एज ए फ्रेशर्स के लिए नहीं बनाए जाते हैं। कि कोई भी बंदा है, जैसे मैं हूँ, तो अभी आप उस स्टेज पे हो कि आपको लगता है कि आप सारी टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, पर धीरे धीरे आप समझोगे कि अपन टेक्नोलॉजीज को याद नहीं कर सकते, आप रट नहीं सकते हो चीज़ों को, आपको कमांड से याद नहीं हो सकती है, आप सिर्फ कंसेप्ट समझ सकते हो। और अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया है, आपने एक बार उस कंसेप्ट को रन करके देख लिया अपने हाथ से, आप कभी भी उस काम को कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको स्कूप पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं लास्ट टाइम में कब स्कूप पढ़ाया था, पर मेरे को पता है कि स्कूप क्या करता है, क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करता है, तो मेरे को कोई इशू नहीं होगा, मैं सारी कमांड्स बहुत इफिशिएंटली रन कर पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 बार इसको एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं तो काफ़ी बार कर चुका हूँ, बट अगर आपने 1-2 बार कर लिया रन, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। और फिर आप इस डॉक्यूमेंटेशन कब हेल्पफुल होता है, जब आपको पता है कि टूल कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो आपको सिर्फ सिंटेक्स देखना होता है। जैसे मैं बात करूँ कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आप सिंटेक्स जावा अगर आपको सीखना है, आप जावा का सिंटेक्स याद कर ही नहीं सकते हो, इतना बड़ा सिंटेक्स है उसका, इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। पर आपको बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि स्कोप क्या होता है, क्लास क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अपने पास इस तरह की चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तो वो अगर आप एक बार समझ जाओगे, ठीक है, कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, तो उसके बाद आपकी चीज़ें ईजी बन जाएगी। आप कभी भी कोड लिखोगे तो आपको ये नहीं कि आपको पूरा जावा याद करके रखना है। आप जा सकते हो जावा की साइड पे जाओगे, आपको सिंटेक्स मिल जाएगा, सिंटेक्स कॉपी मारो, अपना लॉजिक लिखो, अपडेट करो और रन करो, सेम चीज़ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बहुत काम आएगा जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, जब भी काम करेंगे स्कोप पे, तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। और जो एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना अलाउ होता है, यानी बिग डाटा के जो सर्टिफिकेशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है,
वो खुद आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी पूरी चीज़ याद नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कंसेप्ट चेक कर देगा, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस। बस सिंटेक्स वगैरह आप देख लोगे, सिंटेक्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पूरा सिंटेक्स आपको दिया हुआ है, सारी कमांड्स आपको दी हुई है, जितने कमांड्स आप रन कर सकते हो। कुछ एक कमांड से रन करेंगे बेसिक ओवरव्यू के लिए, उसके बाद में जब आपको जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री के अंदर, उसके हिसाब से आप अपनी कमांड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हो। तो अगर आप ऑन इंट्रोडक्शन पे जाएँ तो स्कूप टूल है, वो डिज़ाइन किया गया है डेटा ट्रांसफ़र के लिए हाडूप के बीच में और डेटाबेसेस के बीच में। तो स्कूप अपना क्या है, बेसिकली आरडीबी सिस्टम से आपके एचडीएफएस के अंदर डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपने काम में लेते हैं। तो कौन कौन यूज़ कर सकता है इसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सबके काम का है स्कूप। तो देखो स्कूप आपको दिया हुआ है कि स्कूप की प्रीरिक्विजिट क्या है स्कूप पढ़ने से पहले। तो इन्होंने बोला है कि स्कूप की सबसे पहले कि बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता हो। आप कमांड लाइन इंटरफेस बेस शेल से वाकिफ होने चाहिए हो, इतना सारा काम कर लिया अपने लिनक्स के ऊपर, तो अपन ऑलरेडी पता है कि कैसे अपन कमांड्स वगैरह रन करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता ही है। और बेसिक हाडूप के ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो अपने को पता है। ठीक है। सो उसके अलावा देखो, बिफोर स्कूप रन करने से पहले आपके पास हडूप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है। स्कूप जो है 4 वर्जन को सपोर्ट कर रहा है हडूप के, तो आप देख सकते हो कि 0.2, 0.23, 1.0 एंड 2.0 को सपोर्ट कर रहा है। अपन ने 3 इंस्टॉल कर रखा है अपन ने, तो वैसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्राई करके देखते हैं सपोर्ट करेगा, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि इन्होंने अभी तक 3 के हिसाब से कॉम्पेटेबल नहीं बनाया है। फिर बाकी बेसिक यूज़ केस आपको दिखाए हुए हैं कि कैसे आप स्कूप को यूज़ कर सकते हो। तो पहले अपन इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, फिर अपन उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले अपन डाउनलोड्स में जाएंगे, डी कैपिटल, और डाउनलोड में जाने के सॉरी गाइस, डाउनलोड में जाने के बाद में अपने पास अपन ने जो डाउनलोड किया था स्कूप का पैकेज, टार वाली फाइल, वो अपने यहाँ पे दिख रही है। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, tar-xf स्कूप वाली फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। यूज़र लोकल के अंदर आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, आप कहीं भी कर सकते हो। शायद अपने इसको गलत यूज़ कर रहे हैं कमांड को। आप किसी लोकेशन पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लोकेशन पे डायरेक्टली आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैसे इस कमांड को अपन यूज़ कर सकते हैं किसी लोकेशन पे कॉपी करने के लिए। तो इसका यूजेस देख लेते हैं अपन की कमांड कैसे यूज़ करते हैं। तो कभी भी कोई कमांड आपको समझ नहीं हो कि कैसे काम करती है, आप हाइफन हेल्प लगा सकते हो और पाइप लेस लगा के पढ़ सकते हो। तो ये बोल रहा है कि टार ऑप्शन और फाइल, ठीक है, ये आपका यूज़ होता है CF क्रिएट करने के लिए, TVF देखने के लिए और XF एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को कि डायरेक्टरी, चेंज टू डायरेक्टरी DIR, एड फाइल वगैरह वगैरह ऑप्शन दिए हैं अपने को। मेन ऑपरेशन मोड दिए हुए हैं आपको, ओवरराइड कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मैं तो इसके जनरल को देख रहा था कि जनरली अपने पास एग्जांपल्स नहीं दिए हुए क्या इस कमांड के। एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ इन्होंने। मेन कमांड से देखते हैं, मेन टार एग्जाम्पल सेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अपन अपना ट्रेडिशनल तरीका यूज़ कर लेंगे। वैसे तो अपन ने सही यूज़ किया है कि एडोटार को ETC में बनाना है, अपने ETC का एडोटार बनाना है अपने को क्रिएट करने के लिए। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, एक बार चेक करके देखते हैं। कमांड अपनी से चल सकती है कि tar-xf, और अपने को कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, यूज़र लोकल के अंदर, किसको, अपनी जो स्कोप वाली फाइल है। ठीक है,
किस नाम से फाइल रखी हुई है अपने पास, tar-xf यूजर लोकल में एक्सटेंड करना है स्कूप स्टार। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन। tar-xf और स्कूप वाली फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने से करंट में आपका एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे होता है फोल्डर, स्कूप उसका वर्जन दिखाया हुआ है और ये अपना बाइनरी पैकेज वो दिखाया हुआ है और कॉम्पेटिबिलिटी दिखाई हुई है कि कौन से हडूप वर्जन पे ये कंपाइल किया हुआ है। तो 2.6 वर्जन पे कंपाइल किया हुआ है, तो बेस्ट तो ये रहेगा कि आप हडूप वर्जन 2.6 पे ही इसको इंस्टॉल करो। पर अपन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अपन हडूप वर्जन 3 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन हडूप वर्जन 3.3 यूज़ कर रहे हैं। लेट्स चेक कि ये काम करेगा नहीं करेगा। और ये जो फाइल अपन एक्सट्रैक्ट कर लिए तो इसकी अपने को नीड नहीं है। स्पेस सेव करने के लिए आप इसे रिमूव कर सकते हो, तो rm-rf star.tar.gz, क्योंकि कोई और फाइल नहीं है अपने पास करंटली, तो आप टार फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। यानी जितनी भी टार जिनके लास्ट में .tar.gz आ रहा है उन सारे फाइल्स को अपन डिलीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कमांड से, rm-rf star.tar.gz। ls किया, ये फोल्डर रखा हुआ है, ये अपने पास प्लग इन प्ले वाला सॉफ्टवेयर है, इसको आप कहीं भी रख सकते हो पूरे सिस्टम में। पर सबसे बेस्ट लोकेशन अपने को पता है कहाँ रखना है, अपने को मूव करना है इसको स्कोप वाले फोल्डर को कहाँ पे, यूज़र लोकल के अंदर। तो अपन इसको मूव कर दिया यूज़र लोकल में और फिर अपन चले जाएंगे /user/local। यहाँ पे जाके आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिल रहे हैं देखो। और जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था ना कि अपन बिन फोल्डर में चेक करेंगे, करंट डायरेक्टरी के अंदर बिन फोल्डर में आप स्कोप चेक करोगे, आपको स्कोप कमांड मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ls अपन बिन करेंगे तो इसमें एक ही फाइल दी हुई है अपने को tkdm, और इसके अंदर अपने को वापस से दिया हुआ है स्कूप 2.6, वहाँ पे अपने को बिन फाइल दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप बिन चेक करोगे तो वहाँ पे आपको स्कूप कमांड मिल रही है। वैसे इतना अंदर कैसे चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अपना स्कूप है, मेनली इस स्कूप को अपने को ऐड करना है। एक्चुअली ये पहले ही एक्सट्रैक्ट हो चुका था ना, दिक्कत ये है कि अपने इसको 2 बार एक्सट्रैक्ट कर दिया है मैंने। पिछली बार मैंने कमांड चलाई थी ना, तो उसकी वजह से भी ये एक्सट्रैक्ट हो गया था और फिर अपन इसको वापस से एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर अपन ने इसको 2 बार एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि स्कोप 1.4.7 बिन दिया हुआ है अपने को, तो यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे आपको पूरा पूरा फोल्डर मिल रहा है। तो सीधी सी बात क्या है कि अपन ने जो एक्सट्रैक्ट किया था कहाँ पे किया था, यूज़र लोकल स्कूप वाली फाइल फोल्डर के अंदर। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, आपका स्कूप रखा हुआ है पूरा बिन फोल्डर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आप कमांड चला सकते हो कि करंट के अंदर बिन फोल्डर है, वहाँ पे आप स्कूप कमांड चला सकते हो और हाइफन वर्जन कमांड चला सकते हैं अपन, वो आपको स्कूप का वर्जन दिखा देगा। ठीक है, वैसे हाइफन वर्जन कमांड नहीं है, वर्जन कमांड चेक करते हैं। ठीक है, तो वर्जन कमांड से आपको स्कोप का वर्जन मिल जाएगा कि अपन करंटली कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं स्कोप का। आप अभी स्कोप का 1.4.7 वर्जन यूज़ कर रहे हो। अब ये जो फोल्डर है यहाँ से अपन कमांड चला सकते हैं क्योंकि सारा सारा डेटा इसी फोल्डर में रखा हुआ है। और देखो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आपको मिल रही है स्कोप में कि स्कोप के अंदर आपका HBase का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, hcatalog सर्वर का पाथ, अकेमेलो जूब कीपर, इनका पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि स्कोप इनके साथ भी काम करता है। तो अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अपन को HBase अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, कैटलॉग सर्वर, अक्यूमेलो और जूब कीपर ये अपने कोर्स में नहीं है, अपन इनको नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए ये आप इग्नोर मार सकते हो, इनका पाथ सेट नहीं है, बट अपना काम चल जाएगा। तो देखो स्कोप को इंस्टॉल करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको फाइल डाउनलोड करनी है, उसको यहाँ पे मूव करना है और ये जो करंट पाथ है आपका PWD पाथ है, इस पाथ को आपको ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, आपके एनवायरनमेंट में ऐड करना है, ताकि बार बार अपने को इस फोल्डर में नहीं आना पड़े स्कोप की कमांड चलाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी करूँगा, पूरी पूरी लोकेशन को Ctrl+Shift+C से हमेशा कॉपी करिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। विम अपन जाएंगे कहाँ पे, अपन ने हडूप यूजर की होम डायरेक्टरी में चेंज किया है सारा, तो होम hadoop.basrc इस फाइल के अंदर हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे अपन ने हडूप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करे थे जावा के बाद में, तो यहाँ पे अपन क्या सेट कर देंगे कि स्कूप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स।
सिंपल है, अपने पेस्ट किया, अपन लिख देंगे यहाँ पे कि एक्सपोर्ट स्कूप अंडरस्कोर होम, और उसमें आप ये लोकेशन ऐड कर दोगे कि ये हमारे स्कूप होम की लोकेशन है, एंड देन हमें इसको पाथ में ऐड करना है, तो पाथ इक्वल टू जो पुराना पाथ है उसे एज इट इज यूज़ करना है, और उसके आगे डॉलर स्कूप होम, और उसके अंदर से जो बिन डायरेक्टरी है, स्कूप की जो बिन डायरेक्टरी है उसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, हमारे एनवायरनमेंट में ऐड कर देंगे। सेव करके बाहर आ रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, देख लो क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, अपन एक वेरिएबल बनाया है स्कूप होम, और स्पेसेस आपको देने नहीं पता ही है, आप यहाँ पे अपनी लोकेशन पेस्ट कर दोगे जहाँ पे आपने स्कूप को इंस्टॉल किया है, जैसे अपन हडूप के लिए किया था। दूसरा पाथ में स्कूप को ऐड करना है, तो पाथ में अपन ने स्कूप को ऐड कर दिया कि ये हमारे स्कूप का पाथ है स्कूप होम स्लेश बिल, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसे सेव करते हैं, बाहर आते हैं, और कोई यहाँ पे एसबिन फोल्डर नहीं है, तो बस इतना से अपने काम करने हैं। बाकी आप सीधा अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, ls लिखोगे तो अपनी लिस्टिंग हो रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्कोप कमांड नहीं चलेगी अभी, क्योंकि अपन ने क्या नहीं किया, सोर्स नहीं किया अपने एनवायरनमेंट को, तो आप लिख दोगे ~.base_rc को सोर्स कर लो, फिर आप कमांड चला सकते हो स्कोप वर्जन, तो आपका कमांड रन हो रही है, मतलब आपका स्कोप सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इंस्टॉलेशन में कुछ खास है ही नहीं, तो आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, फर्स्ट डाउनलोड, एक्सट्रैक्ट एंड मूव स्कूप डायरेक्टरी टू /user local, कि डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और उस डायरेक्टरी को मूव करना है यूजर लोकल पे। सेकंड, अपडेट एनवायरनमेंट वेरिएबल एज स्कूप होम एंड पाथ, ये दो वेरिएबल आप अपडेट कर दो ताकि आप स्कूप को कहीं से भी यूज कर सको, और आपका स्कूप इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये अपना स्कूप का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। अच्छा, वेरी सिंपल प्रोसेस। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आगे अपन क्या कर सकते हैं, आगे अपने कमांड रन करके देखनी है। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे गया, एंड यू कैन जस्ट सी कि अपने पास बिग डेटा में रखा हुआ है यहाँ पे, ये अपन कहीं से बिग डेटा कॉपी कर रहे थे, तो अपन डेटा के अंदर से अपन में इसको ठीक है, तो स्कूप की मैंने यहाँ पे फाइल्स रखी हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें स्कूप इंस्टॉलेशन का अपने पास PDF रखा हुआ है जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, ताकि आप इसको इंस्टॉल कर सको और अपन वेरीफाई कर लेते हैं अपन ने सही से काम किया नहीं किया। PDF ओपन नहीं हो रही, कोई बात नहीं। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना रखी होगी, ये रहा installation.txt, तो लिंक्स दिए हैं अपने को। ठीक है, तो ये स्कोप इंस्टॉलेशन की फाइल बना रखी है, इसमें देखो वही काम करना है आपको, स्कोप की URL पे जाना है, वहाँ से आपको स्कोप डाउनलोड करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है स्कोप को xvf कमांड से, और फिर उसके बाद में आपको base_rc फाइल में एंट्री करनी है, पाथ वेरिएबल ऐड करना है, स्कोप होम ऐड करना है, और .base_rc को सोर्स करना है। उसके बाद में आप स्कोप के कॉन्फ़िगर डाल सकते हो और कॉपी कर सकते हो स्कोप एनवायरनमेंट टेम्पलेट.sh को स्कोप एनवायरनमेंट.sh फाइल में। तो ये काम अपन कर सकते हैं कि टू कॉन्फ़िगर स्कोप विद हडूप यू नीड टू एडिट स्कोप एनवायरनमेंट.sh फाइल which palace in scoop home /configuration
और ये भी जो आपकी डायरेक्टरी के अंदर, तो वहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। डू द फॉलोइंग स्कोप एनवायरनमेंट फाइल इन द फॉलोइंग कमांड्स। आप ये 2 चीज़ें ऐड कर सकते हो वहाँ पे, तो अपन ऐड करा देंगे उसको। एंड ठीक है, कनेक्टर वगैरह इंस्टॉल करना है वो अपन बात करते हैं। और ये कमांड्स है जो आप रन करके देखोगे ना, तो आई विल शेयर दिस कमांड्स, यू टू गाइस रन देम। तो पहली चीज़ है अपने पास पीपीटी भी स्कोप की, तो उसकी भी बात करेंगे अपन, कि थोड़ा थियोरेटिकली बात कर लेते हैं फटाफट स्कोप की। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके अपन इसके तरफ आएंगे। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए एक बार पता चला कि अपने को स्कूप को हडूप से कनेक्ट करना है। हडूप स्कूप इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अपन चाहते हैं कि स्कूप और हडूप आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, कि स्कूप एंड जो हडूप है उनका अपने को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि अपने स्कोप को पता होना चाहिए कि हडूप कहाँ पे चल रहा है, और अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप खुद से मतलब कंफर्म करना चाहते हो कि अपना काम सही से हुआ है नहीं हुआ है, तो सबसे पहले अपन जाएंगे cd/gzer लोकल स्कोप के होम डायरेक्टरी के अंदर, और वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल मिलती है स्कोप एनवायरनमेंट टेम्पलेट डॉट एस एच फाइल। इसको एक्चुअली आपको टेम्पलेट स्कोप एनवायरनमेंट डॉट एस एच फाइल में आप ऐड कर सकते हो। अब स्कोप एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। आप कॉपी कर लो, स्कूप ये सारी कमांड्स लिखी हुई है उसमें फाइल में। तो स्कूप एनवायरनमेंट टेम्पलेट डॉट एस एच फाइल को आप स्कूप हाइफन एनवायरनमेंट डॉट एस एच फाइल में कॉपी कर दो। ठीक है, तो ये जो फाइल थी अपनी एनवायरनमेंट टेम्पलेट एस एच, इसमें से टेम्पलेट रिमूव करना है अपने को, हाइफन टेम्पलेट रिमूव करना है। तो कॉपी कमांड से अपन कॉपी कर सकते हैं कि इस फाइल को इस नाम से कॉपी कर दो, स्कूप हाइफन एनवायरनमेंट डॉट एस एच। कॉपी करने के बाद में आपको 2 फाइलें मिल जाएगी। इस फाइल में अगर आप जाओगे, तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, कि अपन बार बार बेसासी फाइल में एंट्री कर रहे हैं, ताकि जब भी अपन अपनी शेल ओपन करें, अपने को पता रहे कि हडूप कहाँ पे चल रहा है, अपने को पता रहे कि स्कोप कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और अपने को बार बार उन फोल्डर्स के अंदर जाके कमांड्स रन नहीं करनी पड़े। तो अपन क्या कर देते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि डिनोट करते हैं कि आपका हडूप कहाँ चल रहा है, आपका स्कोप कहाँ पे चल रहा है। जैसे अपन HDFS होम बनाया, स्कोप होम बनाया, यान होम बनाया, कोई भी एप्लीकेशन है सिस्टम में आ रही है, उसे चेक करना है कि हडूप कहाँ पर है। तो कौन सा वेरिएबल चेक करेगी, आपका हडूप कॉमन होम चेक करेगी, हडूप मैप्रेडिस होम चेक करेगी, इस तरह के आपकी प्रॉपर्टीज ऐड करेगी। तो आप चेक कर सकते हो इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि आपका हडूप का कॉमन होम है, कि कहाँ पर आपने हडूप इंस्टॉल कर रखा है। और बेसिकली इसमें चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कि अपने हडूप का इनका सबका होम बाय डिफॉल्ट सेट है, तो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी tilde.basrc फाइल को। वैसे तो आपको सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट अपन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है, पर फिर भी अपन यहाँ पे ये जो अपना हडूप होम है, इस हडूप होम को आप कॉपी कर लो, जो अपन ने यहाँ पे इनिशियली सेट किया था। कौन से फाइल के अंदर, etc/basrc फाइल में। तो कमांड चलाओगे केट tilde.basrc, तो यहाँ से अपने को हडूप का होम वाली लोकेशन मिल जाएगी। या इसको नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप जा भी सकते हो कि यार हमने हडूप कहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो। तो विम करेंगे अपन अपने स्कोप एनवायरनमेंट डॉट एस एच फाइल को, और सबसे पहली चीज़ को हडूप के बारे में पता करना है कि हडूप कहाँ पे चल रहा है। तो ये जो हडूप कॉमन होम वाला पाथ है, इसको अपन पेस्ट कर देंगे। अपना मैप्रेडिस भी सेम लोकेशन पे चल रहा है, तो आप चाहो तो इस मैप्रेडिस वाले को भी चेंज कर सकते हो कि एक्सपोर्ट करने जो मैप्रेडिस का होम है। वैसे अपन ने ऑलरेडी वेरिएबल बना रखे हैं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देखो हाइव अपन इंस्टॉल नहीं किया है, जो कीपर अपन इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये सब कुछ अपन ने यहाँ पे सेट कर लिया। एक इसको जावा की जरूरत पड़ती है, तो जावा का वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं है, ये 2 वेरिएबल्स अपने को सेट करने की नीड है। अपने इंस्टॉलेशन में लिखा हुआ है ना कि ये 2 वेरिएबल्स अपन ने यहाँ पे अपडेट कर दिए। तो देखो फाइल में आपको शेयर कर दूंगा जो आपकी हेल्प करेगी इंस्टॉलेशन में। तो आपको कॉमन होम और मैप्रेडिस होम में जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ पर आपने हडूप इंस्टॉल किया है, उस लोकेशन को सेट करना है, दैट्स इट। ये लोकेशन अपने सेट कर दिया, सेव करके बाहर आएंगे, और अपना कंप्लीट है काम। वैसे पहले भी कंप्लीट था, अभी भी अपना काम कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, देखो डायग्राम देखो आप, नेक्स्ट अपने पास क्या नीडेड है, कि आपका जो डेटाबेस है ना, आपके डेटाबेस से स्कोप कम्युनिकेट करेगा, तो अपने को एक स्पेशल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे क्या बोलते हैं अपन, कनेक्टर बोलते हैं। तो ये कनेक्टर अपने को नीड पड़ेगी। ये कनेक्टर क्या है, ये वो लाइब्रेरी है, ये जावा की लाइब्रेरी है, क्योंकि अपन स्कोप जावा पे काम करता है, मैप्रेडिस जावा पे काम करता है, तो अपने को जावा का कनेक्टर चाहिए। और इसको जावा के अंदर अपन जो अपने डेटाबेस कनेक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं JDBC कनेक्टर्स, ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टर्स। तो JDBC कनेक्टर अपने डाउनलोड करना है, तो बेसिकली डिपेंड करेगा आपके किसके ऊपर, आपके
डेटाबेस पे डिपेंड करेगा। अगर आप PostgreSQL यूज़ कर रहे हो तो आपको PostgreSQL का डाउनलोड करना पड़ेगा। आप MySQL यूज़ कर रहे हो, आपको MySQL का डाउनलोड करना पड़ेगा। अपन MariaDB यूज़ कर रहे हैं, आप MariaDB का डाउनलोड कर सकते हो। वैसे MySQL का भी चल जाएगा, MariaDB MySQL दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहे MySQL का इंस्टॉल कर लो, चाहे MariaDB का इंस्टॉल कर लो। जो भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप DB2 यूज़ कर रहे हो IBM का, तो उसका कनेक्टर डालना पड़ेगा, जो भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उस डेटाबेस का कनेक्टर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी जार फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वरना स्कूप कनेक्ट नहीं कर पाएगा। किससे? डेटाबेस से। तो जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि अपने को डेटाबेस से कनेक्ट कराना है स्कूप को, तो अपने को एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी और वो अपने पास क्या है? कनेक्टर है अपना। तो आप यहाँ पे एक्टिविटी में जा सकते हो, यहाँ पे जाके अपन अगर सर्च करें कि JDBC SQL कनेक्टर, ये अपन रन करते हैं, सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको MySQL कनेक्टर्स मिल रहा है। तो आप क्लिक करोगे कि अपने को MySQL कनेक्टर चाहिए। तो MySQL की साइट आ गई, आपको यहाँ पे कनेक्टर्स दिए हुए हैं, C++ JDBC कनेक्टर दिया हुआ है कि JDBC कनेक्टर आपको डाउनलोड करना है, आप JDBC डाउनलोड कर सकते हो। आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, वैसे मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो उस लिंक के साथ आप काम कर सकते हो। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए आपको? अपने को चाहिए रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के लिए। देखो, सेंटोस और रेड हैट एक ही बात है, तो आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के लिए डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेज मिल रहे हैं। देखो, आपको यहाँ पे RPM पैकेज मिल रहे हैं, RPM पैकेज अपने को दे रहा है। बेसिकली अपने को ये जार फाइल नहीं दे रहा है, आर्काइव फाइल देखते हैं अपन, और अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट वर्जन कौन सा है अपना, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, सॉरी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो यहाँ पर आपको RPM पैकेजेस मिल रहे हैं। एक्चुअली RPM पैकेज नहीं चाहिए अपने को, तो लाइब्रेरी पैकेज चाहिए। तो आप सर्च कर सकते हो JDBC कनेक्टर जार फाइल, है ना। तो कनेक्टर JDBC MySQL डेवलपर जोन पे आपको मिल रहा है, डेवलपर MySQL.com पे आपको मिल रहा है। तो आप इन URLs को जा सकते हो। तो यहाँ पर वो सेम चीज़ दिखा रहा है अपने को कि लिनक्स पे अपन गए और अपने को RPM पैकेजेस मिल रहे हैं। अगर मैं डाउनलोड भी करता हूँ, नो जस्ट स्टार्ट डाउनलोड, RPM पैकेज नहीं चाहिए अपने को, तो आप ओरेकल की साइड से डाउनलोड करना पड़ेगा अपने को। ओरेकल जावा कनेक्टर सोर्स फाइल, और यहाँ पे अपन 11G अपन जावा 11 यूज़ कर रहे हैं, तो 11G का अपने को चाहिए। तो ओरेकल के ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा। लेट मी शेयर दिस लिंक टू यू इन योर चैट सेशन, ताकि आप इसे डाउनलोड कर सको और चैट सेशन से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ये JDBC का अपने को दिया हुआ है, ठीक है। जार फाइल्स अपने को दी हुई है कि JDBC फाइल अपने को दिया हुआ है, Oracle Database 11 रिलीज, JDBC ड्राइवर्स, UCP अपलोड्स, JDBC ड्राइवर कंपैरिजन जार्स। तो यहाँ से जार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं अपन, इसको रिव्यू कर लो, डाउनलोड कर लो। साइन इन की ज़रूरत पड़ेगी तो साइन इन कर लेना आप, या मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। एक्चुअली मेरे इस लिनक्स सिस्टम में टाइम एरर आ रही होगी, टाइम सही से मैनेज नहीं होगा अपना। जैसे 11:03 हो रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 4:33 दिखा रहा है, January 3। तो बेसिकली टाइम जोन्स में काफ़ी डिफरेंस है, तो टाइम जोन अपने को चेंज करना पड़ेगा लिनक्स का, अगर मेरे को ऑनलाइन कुछ भी डाउनलोड करना है। तो लास्ट टाइम भी डाउनलोड नहीं कर रहा था क्योंकि टाइम जोन की दिक्कत है। यहाँ पे आप सेटिंग में जा सकते हो, सॉरी सेटिंग्स में जाते हैं अपन और अपना टाइम जोन चेंज करते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले, प्रिंटर्स, वेलकम टेबलेट, टाइम जोन की सेटिंग भी दे रखी है अपने को, यहीं सेट कर लेते हैं टाइम, डेट एंड टाइम। तो ये बोल रहे हैं ऑटोमेटिक टाइम जोन
ऑन कर दो, ऑटोमेटिक टाइम जोन ऑन कर दो, कोलकाता वाला सेट किया वही है, फॉर्मेट AM PM कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसको सेट करोगे ना, ये अपना टाइम चेंज हो जाएगा। देखो 11:04 आ गया ना, अब अपन डाउनलोड कर पाएंगे। वो इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि टाइम जोन मैच नहीं हो रहा था। यहाँ से बैक जाके अपन डाउनलोड कर सकते हैं, जो ODBC ये साइन इन करवाएगा। अभी भी एरर दे रहा है एक्सेस मैनेजर। कोई बात नहीं, विंडो से डाउनलोड कर लेते हैं। तो विंडो सिस्टम पर अपन है, और वैसे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है PDF के अंदर, तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको दिया हुआ है जावा कनेक्टर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक को ओपन करके इतने सारे आपको कनेक्टर फाइल्स दी हुई है, जावा के वर्जन आपको दिए हुए, कौन से वर्जन के लिए करना है। जावा 8 वर्जन तक आपको यहाँ पे कनेक्टर्स दिए हुए, 11 वर्जन के लिए दिए हो ना अपने को। तो कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मेरे को ये फाइल्स जिसमें कनेक्टर्स आपको दिए हुए सारे SQL के, तो मैं यहाँ पर नीचे से सेलेक्ट कर रहा हूँ उबंटू डेबियन उबंटू डेबियन डेब फाइल अपने को दी हुई है। जिप फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो, टार फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जावा 8, जावा 5, जावा 3, जावा 8 में अपने को बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। अपने को डाउनलोड करनी है वो टार फाइल डाउनलोड करनी है। तो जावा कनेक्टर 8.14 MySQL कनेक्टर जावा 8.14 tar.gz, ये फाइल अपने डाउनलोड करी। ये आपकी टार फाइल डाउनलोड हो जाएगी, 5.7 MB की है। और वैसे सिंपल तरीका क्या है, अपन MariaDB यूज़ कर रहे हैं तो अपने लिए और सिंपल है, अपन लिखेंगे MariaDB। वैसे तो लिनक्स में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरे को लिनक्स में शेयर करना पड़ेगा, लिनक्स में हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि MariaDB JDBC ड्राइवर भी लिख सकते हो, कनेक्ट ले सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, ड्राइवर लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ड्राइवर से अपने को लिंक जल्दी मिल जाएगा। तो JDBC ड्राइवर अपन बात कर रहे हैं। तो देखो MariaDB कनेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है कि जावा कॉम्प्लिटिविटी दिखा रखा है, जावा 11, जावा 8, JDBC 4.2 वाला कनेक्टर आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कॉम्प्लिटिविटी दिया हुआ है आपको। तो डाउनलोड जावा कर सकते हो, कनेक्टर्स के लिए लिंक दिया हुआ है कि कनेक्टर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जार फाइल्स को। तो ये लिंक है जहाँ से अपन जार फाइल कनेक्टर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लेट मी कॉपी दिस लिंक टू चैट सेशन, ताकि ये सबको अवेलेबल रहे। तो अपन MariaDB यूज़ कर रहे हैं, तो MariaDB का जार फाइल अपने को इजीली मिल जाएगा ओपन सोर्स है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ अपने को C कनेक्टर, जावा कनेक्टर चाहिए अपने को, जावा 8 कनेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जावा 8 कनेक्टर अपने को चाहिए, और ये जार फाइल आपको दी हुई है DB जावा क्लाइंट MariaDB जावा हाइफन क्लाइंट 2.7.1.4। ये मैं आपको वैसे अपलोड भी कर दूंगा, नीड पड़ेगी तो, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है। बाकी मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो एक जार फाइल तो मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, आई वांट टू सेव दिस फाइल, तब इसको सेव कर लो, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी अपन ने विंडोज़ में डाउनलोड करी है, तो विंडोज़ में जो अपन डाउनलोड किया है ना कनेक्टर, इसमें भी आपको जार फाइल मिल जाएगी, MySQL कनेक्टर जावा जार फाइल। तो जो दूसरी लिंक मैंने आपको दी थी, उस लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप एक कर लोगे तो भी चलेगा, दोनों कर लोगे तो भी चलेगा। एक MySQL का है, एक MariaDB का है। तो वो जो फाइल अपने डाउनलोड करी है विंडोज़ में, उसको कैसे डालेंगे अपन लिनक्स में, वो आपको पता ही है। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं कि उसको सिंपली अपन डाउनलोड्स में जाएंगे, और हमारी टार फाइल है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो हमारी टार फाइल है उसे हमें कॉपी करना है। तो अपन ने कॉपी किया MySQL कनेक्टर टार फाइल को, और कॉपी नहीं, सिक्योरली कॉपी किया अपन ने। तो सिक्योरली कॉपी किया, और कहाँ पे कॉपी करना है, हडूप के अंदर। तो अपन लिखेंगे कि हमारे हडूप यूज़र पे कॉपी करने, जो हमारे कहाँ चल रहे हैं 192.168.29.230 IP एड्रेस है अपना लिनक्स मशीन का, उस पर चल रहा है। उसके होम हडूप डाउनलोड्स, मैंने यहाँ पे जो पाथ दिया है वो क्या दिया है कि होम हडूप डाउनलोड्स, इस लोकेशन पे कॉपी करना है, डाउनलोड्स लोकेशन पे। तो यहाँ पे अपने कॉपी कर दिया रेडिट।
तो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है। वैसे आपको बहुत सारे तरीके मैंने बताए, आप किसी भी तरीके से कॉपी कर सकते हो। तो अब मैंने डाउनलोड्स में बेसिकली आपको ये ढूंढना है कि एक तो मेरे पास जो टार फाइल रखी हुई है MariaDB की रखी हुई है, ठीक है, और MySQL कनेक्टर का रखा हुआ है अपने पास, MySQL कनेक्टर जावा टार, ये तो RPM फाइल है, RPM फाइल डिलीट कर देते हैं, RPM नहीं चाहिए अपने को, तो रिमूव कर दिया RPM को। ये दोनों जार फाइल तो सीधा सीधा आप कॉपी कर सकते हो ना, तो ये जार फाइल है, इसको आप कॉपी कर दो, मूव कर दो, कॉपी कर दो, मूव कर दे की बात है। मूव किया अपन ने MariaDB जावा क्लाइंट जार फाइल, तो जार फाइल सीधा कॉपी कर देंगे कहाँ पे, स्कोप के अंदर, तो यूज़र लोकल स्कोप और उसके अंदर आपको लाइब्रेरी फोल्डर मिलेगा। तो लाइब्रेरी फोल्डर में आपको कॉपी करना है, क्योंकि जितने भी अपने पैकेजेस होते हैं वो लाइब्रेरी फोल्डर में होते हैं। तो आपको कैसे कॉपी करना है कि मूव कर दिया मैंने, यानी कट पेस्ट कर दिया, मेरी जो जार फाइल थी MariaDB की, उस जार फाइल को अपन ने यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया। और दूसरा अपने पास MySQL कनेक्टर जार फाइल है, तो इसमें से निकालना पड़ेगा, टार फाइल है ये, तो tar-xf एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को MySQL फाइल को पहले। जब एक्सट्रैक्ट करोगे तब जाके टार फाइल को डिलीट कर दो, star.tar, टार फाइल को डिलीट क्यों नहीं कराया, आरम star.tar फाइल को अपन डिलीट कर दिया। ऐसे डिलीट कर दो, कोई बात नहीं। तो डिलीट होगी अपनी, MySQL कनेक्टर में गए, यहाँ पे आपको जार फाइल मिल रही है, कनेक्टर जावा जार फाइल, तो इसको कॉपी कर दोगे MySQL कनेक्टर जार फाइल को, कॉपी या मूव एक ही बात है, मूव कर देते हैं। कहाँ पे मूव करेंगे, अपने आप ऐसे लिख सकते हो $स्कोप होम, जहाँ पे हमने स्कोप इंस्टॉल किए उसकी लाइब्रेरी में। तो ये शॉर्टकट भी काम में ले सकते हो आप, कि जो स्कोप होम है हमारा, जहाँ पे स्कोप इंस्टॉल्ड है, उसकी लाइब्रेरी में हम इन जार फाइल्स को कॉपी कर देंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अपन कर क्यों रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए अपन क्यों कर रहे हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी डाउनलोड पैकेजेस नहीं चाहिए। अपन मूव इसलिए कर रहे हैं कि जिस टाइप का डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, जिस भी टाइप के डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, उस टाइप का कनेक्टर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही, और बिना लाइब्रेरी के आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, और ये अपनी लाइब्रेरी है जो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये अपना इंस्टॉलेशन पार्ट था पूरा। और ये जार फाइल डाउनलोड करने का रीज़न क्या था कि अपन डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो जार फाइल्स को यूज़ करेंगे। एक बार मैं जार फाइल्स को दिखा देता हूँ आपको कि जार फाइल्स में किस तरह से अपन पैकेज, कैसे पैकेज बनता है जावा के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है, star.c रिमूव कर देते हैं, star.cs भी रिमूव कर देते हैं, star.png रिमूव कर देते हैं, star.ipyn भी रिमूव कर देते हैं। सारी फाइल्स फालतू में रखी अपन ने। -rf फाइल्स को रिमूव कर देते हैं, मैपरीड्स पढ़ चुके हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। और तो क्या हुआ, एक सीबोन डेटा को रिमूव कर देते हैं, स्क्रिप्ट्स को रिमूव कर देते हैं, वो एक को रिमूव कर देते हैं, कोड्स को रिमूव कर देते हैं, सी कोड्स को रिमूव कर देते हैं। सारी फाइल्स को रिमूव कर दिया अपन ने। ये स्टार जावा, स्टार क्लास, स्टार ओ, इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। स्टार exe, स्टार obj, ठीक है। तो मैंने फालतू के फोल्डर सारे डिलीट कर दिए, फाइल्स डिलीट कर दी। ब्रेक वाली फाइल काम आएगी अपने। ओके, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे अपन, मैं आपको दिखाने वाला था कि जार फाइल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ ऐसे ही, टेम्प फोल्डर बना देते हैं काम करने के लिए। उस टेम्प फोल्डर में जाते हैं अपन, और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ कि यूज़र लोकल स्कोप के अंदर से, लाइब्रेरी के अंदर से, जो कोई भी फाइल ले लो, MariaDB वाली फाइल ले लो, कि MariaDB जार फाइल है, उसको करंट डायरेक्टरी में कॉपी कर दो। तो कमांड ध्यान से देखो, कॉपी कमांड है, ये हमारी लोकेशन है जहाँ से कॉपी करना है जार फाइल को, और यहाँ पे कॉपी करना है करंट डायरेक्टरी में। तो जार फाइल आ गई। अब तो जावा में पैकेजेस कैसे होते हैं अपन लिखेंगे अभी, मैं आपको ड्राइवर लिखेंगे अपन के, ड्राइवर का पाथ कैसे लिखेंगे। जैसे मैं लिखूँगा com.mariadb.jdbc.connector, ऐसे अपन कुछ लिखेंगे। अब ये क्यों लिखूँगा मैं, ठीक है, ये लिखने की क्या ज़रूरत है अपने को। तो इसके लिए क्या होता है कि बेसिकली ये जो जार फाइल्स होती है इनमें कुछ नहीं होता है, इनमें क्लास कोड्स अपन रखते हैं, लेकिन फोल्डर्स के अंदर रख देते हैं अपन। तो आप जो इसको जार xf कमांड से एक्सट्रैक्ट करोगे आपके जार फाइल को, MariaDB जार फाइल को, तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो देखो अगर MariaDB का पाथ देखना है आपको, तो अपन पहले org लिखेंगे, org
ORG के अंदर MariaDB फोल्डर है, वहाँ पे जाएंगे। MariaDB के अंदर JDBC फोल्डर है, वहाँ जाना पड़ेगा। JDBC फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स रखी हुई है, तो JDBC फोल्डर के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, कनेक्टर यूज़ करना है, तो ड्राइवर यूज़ करना है, उसको ड्राइवर बोलते हैं अपन। तो बेसिकली अपना पाथ क्या हो गया, देखो अपन क्या लिखेंगे जब ड्राइवर लिखने का पाथ आएगा, क्योंकि ये अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्कोप को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हो, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो उसकी कौन सा कोड आप यूज़ करोगे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, कौन सा ड्राइवर का कोड आप यूज़ करोगे। तो कैसे लिखेंगे अपन, PWD आप देखोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, org.mariadb.jdbc.driver अपन ये लिखेंगे डी कैपिटल, क्योंकि ये फाइल है ड्राइवर डॉट क्लास फाइल है, इसको अपन यूज़ करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ये जावा का कोड है, कंपाइल्ड कोड है जावा का। तो ये बताएगा कि कैसे MariaDB डेटाबेस के बीच में और जावा के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो ये ऐसे कनेक्टर अपन पास करेंगे, ऐसे ड्राइवर अपन पास करेंगे। तो ये तो MariaDB का पाथ है। MariaDB के पाथ के लिए अपन ये यूज़ करने वाले हैं, आप हमेशा ध्यान रख सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, अगर आप चेक करोगे एसक्यूएल का, तो एसक्यूएल का थोड़ा अलग रहेगा, कॉम डॉट इस तरह से रहेगा। तो मैं इसको बाहर आके सबको रिमूव कर देता हूँ टेम्परेरी में से, कि सारी फाइल्स रिमूव कर दी अपन ने। रिमूव -rf स्टार, कॉपी कर लेते हैं वापस से यूज़र लोकल स्कूप के अंदर, लाइब्रेरी में से MySQL वाली जार फाइल को कॉपी कर लेते हैं करंट डायरेक्टरी में। अब इसमें MySQL को अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसका पाथ अलग रहेगा कि टार, वैसे लोग रट लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों लिखते हैं अपन वैसा। तो ये पैकेज है जावा का, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, तो जार एक्सएफ और MySQL कनेक्टर जार फाइल। एक्सएफ की आप देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉम फोल्डर है, कॉम के अंदर आपका MySQL फोल्डर है, MySQL के अंदर आपका JDBC फोल्डर है, JDBC के अंदर आपकी ड्राइवर डॉट क्लास फाइल रखी हुई है। तो इसका पाथ क्या रहेगा अपना, PWD देखो, जब आप MySQL कनेक्टर यूज़ करोगे तो क्या पाथ पास करोगे, com.mysql.jdbc.driver। ये अपन पास करते हैं जावा के अंदर। क्यों पास करते हैं, क्योंकि जो कोड है वो मेन कोड वाली फाइल ये है ड्राइवर डॉट क्लास फाइल, और इसके पहले बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो कौन से फोल्डर में रखी हुई है। अगर आपको MySQL कनेक्टर यूज़ करना है तो आप ये यूज़ करोगे, और आपको MariaDB का यूज़ करना है तो वो यूज़ करोगे, क्योंकि जो भी कनेक्टर्स अपन डाल रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और चूँकि डेटाबेस सर्वर अपन ने पहले इंस्टॉल कर लिया था लिनक्स पे, तो बाहर आके वैसे तो रिमूव कर देते हैं टेम्प फोल्डर को, ये अपन ने फालतू में बनाया था। एंड नाउ जैसे मैं MySQL में चेक करूँ कि MySQL-u, 2 शेल खोल लेते हैं, Ctrl+Shift-T मारा, एक और शेल आ गई अपने पास। यहाँ पे डेटाबेस को लॉगिन रखेंगे, तो MySQL-u root-p रेडिट, और फिर अपन ने यूज़ किया, कौन सा डेटाबेस बनाया था अपन ने, शो डेटाबेसेस कुछ रिस्टोर किए थे अपन ने, यूज़ किया था एम्प्लॉइज़ वगैरह सकेला वगैरह। मैं वर्ल्ड यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल है, तो यूज़ किया अपन ने वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हैं, शो टेबल्स, ठीक है, सिटी कंट्री वगैरह। अब अगर स्कूप के थ्रू मेरे को इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मेरे को कमांड चलानी पड़ेगी कि स्कूप, ठीक है। अब स्कूप में बहुत सारी कमांड्स होती है, इसके लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया था, चलो ये तो अपन ने डिलीट कर दिया। स्कूप के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती है, देखो ऊपर आप जाओगे ना स्कूप के डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहीं पर अपने को दिया हुआ सब कुछ कि ये सारी कमांड्स मेन है। स्कोप इंपोर्ट करने के लिए स्कोप इंपोर्ट कमांड, स्कोप ऑल टेबल्स इंपोर्ट करने के लिए कमांड है, मेन फ्रॉम टेबल्स इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करना है, वैलिडेशन करना है, स्कोप जॉब रन करनी है, मेटा स्टोर मैनेज करना है, मर्ज करना है, कोड जनरेट करना है स्कोप के थ्रू। अगर आपको मैबुडिस कोड चाहिए तो आप स्कोप कोड जनरेट कमांड यूज़ करेंगे अपन। हाइव टेबल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए स्कोप लिस्ट टेबल्स, लिस्ट डेटाबेसेस वगैरह कमांड चला सकते हो, कि आपको सारी टेबल्स लिस्ट करनी है, सारे डेटाबेस लिस्ट करने हैं, तब ये चला सकते हो। स्कोप वर्जन चेक कर सकते हो। और कुछ सिंपल कमांड्स भी अपने पास है कि स्कोप की कमांड्स अपने को दी हुई ना, एक क्वेरी कमांड भी होती है अपने पास, लिस्ट इवेल कमांड, ये काम की है अपने पास। स्कोप इवेल कमांड अपन यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएशन के लिए, कोई भी क्वेरी आपको फायर करनी है। तो मैं स्कोप इवेल कमांड पे गया, तो ये बोल रहा है कि अलाउ यूजर टू क्विकली रन सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज अगेंस्ट ए डेटाबेस। तो आप सिंपल एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस अगेंस्ट चल सकते हो। रिजल्ट्स आपके जो प्रिंट होंगे कंसोल पे प्रिंट होंगे। दिस अलाउज यूजर टू प्रीव्यू देयर इंपोर्ट क्वेरीज टू इंश्योर द इंपोर्ट डेटा दे आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड। तो अपने चेक करना है कि स्कूप डेटाबेस से बात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो अपन इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। पहली कमांड ये से कर रहा हूँ मैं आपको, स्कूप इवेल कमांड। अब इसमें क्या क्या पास करना पड़ता है, कोई भी कमांड आप देखते हो तो उसके जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं,
जो कि आपको पास करना ही करना है, और दूसरे अपने इवेल्युएशन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आपके क्वेरी पे डिपेंड करते हैं, आपके जॉब पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से, कि कनेक्ट स्ट्रिंग आपको पास करनी पड़ेगी, या आपकी JDBC URI स्ट्रिंग होगी, स्पेसिफाई JDBC कनेक्ट स्ट्रिंग। तो ये अपने को पास करना पड़ेगा कनेक्ट, कि किससे कनेक्ट करने, डेटा मैंने बोला था कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है। तो ये URI लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं बताऊंगा अभी। कनेक्शन मैनेजर अपने को पास करना पड़ता है, अगर आप कनेक्शन मैनेजर खुद यूज़ करना चाहते हो। ड्राइवर आप पास कर सकते हो अगर आप मैनुअल ड्राइवर यूज़ कर रहे हो। अगर आप डिफॉल्ट ड्राइवर यूज़ नहीं कर रहे हो, आप मैनुअली ड्राइवर यूज़ कर रहे हो, तो हाइफन ड्राइवर से आप पास करोगे। आप होम वगैरह पास कर सकते हो, पासवर्ड फाइल पासवर्ड पास करने के लिए -p यूज़ कर सकते हो, ये पासवर्ड रीड करेगा कंसोल से। और अगर आपको पासवर्ड लिखना है, वैसे लिखना सेफ नहीं होता है, तो आप हाइफन पासवर्ड से पासवर्ड लिख सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं। यूज़र नेम आपको पास करना पड़ेगा। देखो क्या गया कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो आपका क्या जाएगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपका डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का IP एड्रेस, डेटाबेस का पोर्ट नंबर, ये तीनों चीज़ें अपने इस JDBC URI के अंदर आ जाती है। उसके बाद यूज़र नेम चाहिए अपने को, पासवर्ड चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये चीज़ें आपके डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा आप -e या हाइफन ई यानी एग्जीक्यूट कर सकते हो, या हाइफन क्वेरी कमांड यूज़ कर सकते हो कोई भी SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत सिंपल कमांड है, छोटी सी कमांड है। अब देखो कैसे करेंगे अपन, चेक करना है तो अपन कमांड चलाएंगे स्कूप -eval कमांड। और eval कमांड में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाइफन ड्राइवर अपन पास करेंगे। कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है अपने को, मैंने अभी आपको बताया था कि MariaDB यूज़ करना है, तो क्या लिखेंगे org.mariadb.jdbc.driver। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया था कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है। हाइफन कनेक्ट, ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग से लिखते हैं अपन JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी स्ट्रिंग है, तो JDBC कोलन किस टाइप का डेटाबेस है अपना, MariaDB डेटाबेस है, तो आप लिखोगे MariaDB डेटाबेस से कनेक्ट करना है कोलन, और फिर अपना यहाँ पे जाता है स्लैश कि आपका कहाँ पे चल रहा है, कौन से URL पे चल रहा है। तो अपना लोकल होस्ट पे चल रहा है डेटाबेस, कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 3306 पे चल रहा है, और कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है अपने को, वर्ल्ड डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल, देखो JDBC स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं कि JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हम यूज़ कर रहे हैं। MariaDB हमारे सर्वर का टाइप है, यहाँ पे आप MySQL भी लिख सकते हो। MariaDB मैंने लिखा है, चेक करते हैं काम करेगा नहीं करेगा। तो मैंने MariaDB लिखा है कि MariaDB टाइप का सर्वर है मेरा, और फिर स्लैश लगा के IP एड्रेस या डोमेन नेम लिखते हैं अपन। तो अपना लोकली चल रहा है, तो आप लोकल होस्ट लिख सकते हो, कौन से पोर्ट पे चल रहा है कोलन लगा के पोर्ट नंबर पास कर सकते हो, 3306 पे चल रहा है अपना डेटाबेस, और आगे /वर्ल्ड यूज़ कर सकते हो, ये अपना डेटाबेस का नाम है। तो ये तो हो गया कि कौन से अपना डेटाबेस सर्वर कहाँ चल रहा है। जो अगर डायग्राम देखोगे आप, मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में क्या बताना पड़ता है अपने को, कि डेटाबेस सर्वर कहाँ चल रहा है, पोर्ट नंबर क्या है, कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ये तीन चीज़ें अपन यहाँ पे बता दी। यूज़र नेम की जरूरत पड़ेगी, यूज़र अपना रूट यूजर से लॉगिन कर रहे हैं अपन। पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, पासवर्ड अपना क्या है रूट यूजर का रेटेड पासवर्ड है। और हाइफन क्वेरी, कौन सी क्वेरी चलाना चाहते हो, तो मैं क्वेरी चलाना चाहता हूँ कि शो टेबल्स, तो अपन क्वेरी चलाना है शो टेबल्स। अगर ये क्वेरी चल गई मतलब अपना डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रॉपर चल रही है, वरना प्रॉपर नहीं चलेगी। तो ये बोल रहा है कि हाइफन यूजर के आसपास क्वेरी गलत है आपकी, यानी अपन ने कनेक्शन स्ट्रिंग गलत दी है। JDBC MariaDB काम नहीं कर रहा है, MariaDB जब MySQL करके देखो, तो अभी भी अपने को आर्ग्यूमेंट एरर दे रहा है, हाइफन सॉरी यूज़र नेम पास करना पड़ेगा, यूज़र पास करना पड़ेगा, यूज़र नेम पास करना पड़ेगा। मिस्टेक मेरी है कि जो अपना यहाँ पे यूज़र है उसके जगह अपने को यूज़र नेम पास करना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने MariaDB गलत लिखा है, MariaDB सही है। तो देखो क्वेरी, देखो आपको ये कमांड्स लिखनी है, कमांड्स कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कमांड्स कॉपी करते जा रहा हूँ चैट में, आप टीम्स के ऊपर चैट पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कमांड्स की, मैं कंटिन्यूसली जो भी डेटा कर रहा हूँ आज मैं कॉपी करते जा रहा हूँ, तो आपका जो भी हिस्ट्री रहेगा वो आपका करंट सेशन से रिलेटेड रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, इवेल तो अपनी कमांड है, ऐसे अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमांड चलाएंगे कि इवेल्युएट करना है, ड्राइवर कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो ड्राइवर देना है आपको। हम ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं ORG MariaDB JDBC ड्राइवर, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी, हाइफन कनेक्ट, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में JDBC कनेक्शन है। MariaDB डेटाबेस का टाइप है, और यहाँ पे अपने डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, कौन से पोर्ट नंबर पे, 3306 पे, वर्ल्ड डेटाबेस है हमारा। यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड रेडिट है,
ये तो अपनी सारी कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गए ना, कि ड्राइवर कौन सा यूज़ करना है, डेटाबेस कहाँ पे चल रहा है, कौन से यूजर लॉगिन करना है, कौन से पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है, ये डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, और ये अपनी क्वेरी है कि टेबल शो करवानी है अपने को। अब इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपन, जैसे 3306 अपना बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, आपको ये देने की जरूरत नहीं है। आप लोकल होस्ट स्लैश वर्ल्ड यूज़ कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, शो टेबल की जगह आप क्वेरी चला सकते हो कि सिलेक्ट, जिसमें लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री टेबल है अपने पास, तो आपने लिखा कि कंट्री टेबल है, उसमें से हमें स्टार सेलेक्ट करना है, लिमिट या कंट्री थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिटी टेबल से एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, अपने सिर्फ कमांड चला के दिखानी है, तो फ्रॉम कंट्री। और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, लिमिट कर देंगे कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 10 रिकॉर्ड देखने हैं, तो हमने लिमिट कर दिया। आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा अपने पास, ये देखो डेटा आ रहा है अपने पास, यू कैन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है ना। तो आप चाहते तो कोई पर्टिकुलर चीज़ें भी ले सकते थे कि हमें सिर्फ कंट्री का नाम और पॉपुलेशन चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है अपने को। तो अपन यहाँ पे क्वेरी रन कर सकते हैं कि मेरे को सिलेक्ट नेम लेना है एंड पॉपुलेशन लेनी है। इफ़ यू रन दिस, व्हाट यू विल सी ए प्रिटी रिजल्ट। तो पहली कमांड अपनी रन हो चुकी है स्पूक की इंस्टॉलेशन के बाद में, इवेल कमांड, ठीक है। तो अपन ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर सको जो भी अपन ने पढ़ा अभी तक, है ना। और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, फिर एक थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आज, ताकि आपको थोड़ा इसका रोल समझ में आए। फिर नेक्स्ट सेशन एक और सेशन होगा स्कोप का, उसके बाद फिर अपन हाइव की बात करेंगे, तो स्कोप की जॉब कैसे लिखते हैं, कोड कैसे जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ आप वहाँ पे सीख लोगे। और कोई आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे को चैट सेशन में डाल दीजिए ना, ताकि मैं आपको सोल्व कर सकूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो पूरे प्रोसेस में, तो आप मेरे से चैट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपन थोड़ा वेट करते हैं 10 मिनट। 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, एक इम्पोर्ट जॉब रन करके देखेंगे।
ठीक है, वेलकम बैक गाइस। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो अपना ड्राइवर चेंज भी कर सकते हो। अगर आप MySQL का ड्राइवर यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि MyID भी MySQL एक ही बात है, आप यहाँ पे अपना ड्राइवर चेंज कर सकते हो कि com.mysql.jdbc.try, तो भी काम चल जाए, तो भी आपके स्क्रिप्ट रन करे कि कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं कि आप दोनों ड्राइवर इंस्टॉल करो, आप एक ड्राइवर इंस्टॉल कर लो जो आपके लिए इजी हो इंस्टॉलेशन में, आपका काम चल जाएगा ना। बस ड्राइवर डाउनलोड करके स्कूप की लाइब्रेरी में आपको मूव करना है, बहुत सिंपल है स्कूप स्टेप। अगर अपन रिवाइज करें, पहला स्टेप क्या था अपना, डाउनलोड, एक्सट्रैक्ट एंड मूव स्कूप tar फाइल। सेकंड स्टेप, अपडेट एनवायरमेंट वेरिएबल, जैसे अपने को एक स्कूप होम वेरिएबल अपन ने ऐड किया था, स्कूप होम एंड पाथ फॉर स्कूप लोकेशन, तो स्कूप की नई लोकेशन है उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। तीसरा क्या किया अपन ने, ठीक है, कि कॉपी स्कूप एनवायरमेंट टेम्पलेट .sh फाइल टू स्कूप एनवायरमेंट .sh, और ये कहाँ पे रखी हुई है, इन स्कूप कॉन्फ़िगरेशन scoop/conf, जो भी आपका स्कूप वर्जन है, हाइफन स्टार लगा दिया अपन ने, जो भी वर्जन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको काम करना है। देन अपडेट Hadoop path इन स्कूप एनवायरमेंट .sh फाइल। फिर स्टेप था अपना डाउनलोड कनेक्टर .jar फाइल, MySQL और MariaDB, ये आपको डाउनलोड करने हैं, एंड मूव फाइल टू स्कूप, जो भी वर्जन है स्कूप star/library फोल्डर, इस फोल्डर में आपको मूव करना है, एंड देन एग्जीक्यूट scoop-eval कमांड टू टेस्ट योर डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इन शॉर्ट अपन ने यही काम किया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अपन ने 4-5 स्टेप करिए, वो सिंपल काम अपन ने किया है, 5 मिनट का काम है जिसको अपन ने 1 आवर में किया है। अब देखो स्कोप भी पीपीटी मैंने आपको शेयर करी है, तो थोड़ा सा अगर अपन पीपीटी अपन देखेंगे स्कोप को कैसे यूज़ करता है, तो आप देखोगे कि स्कोप में क्या पढ़ेंगे अपन की, स्कोप क्या है, स्कोप क्या प्रोवाइड करता है, क्यों स्कोप यूज़ करना चाहिए, कैसे स्कोप वर्क करता है, आर्किटेक्चर क्या है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं स्कोप से, जो उसका मेन रोल है, और स्कोप की जॉब्स क्या होती है। तो थ्योरी के लिए अपने इसको कंप्लीट करता है। सबसे पहले स्कोप क्या है अपने पास, स्कोप एक टूल है जिसको इफिशिएंटली डिजाइन किया गया है बल्क डेटा ट्रांसफर करने के लिए। बल्क का मतलब है बैच प्रोसेसिंग के लिए, तो बल्क डेटा ट्रांसफर करेगा ये अपाचे हडूप और स्ट्रक्चर डेटाबेस स्टोरेज सच एज रिलेशनल डेटाबेसेस। और इसका जो स्कोप का नाम है कैसे मिला, SQL टू हडूप, ठीक है। तो SQL टू हडूप को अपन ने मिक्स किया, या हडूप को SQL की आप बात करो तो इसको अपन ने स्कोप बोल दिया। Scoop can also be used to export data from Hadoop and export it to the external structure data store। ये भी अपन करेंगे कि आप देखो यहाँ पे सिंपल समझा रखा है कि जो हडूप है, हडूप में SQL से अगर आपको डेटा इंजेस्ट करना है तो इंपोर्ट जॉब है, हडूप से अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है SQL के अंदर तो एक्सपोर्ट जॉब है। स्कूप आपकी हेल्प करेगा डेटा डालने के लिए हडूप में, या डेटा निकालने के लिए हडूप से, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, डेटाबेस सिस्टम्स होने चाहिए। डेटाबेस के लिए स्कूप टूल काम करता है अपना, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म करता है डेटा, ट्रांसफॉर्म कर सकता हो डेटा को मैप्रोड्यूस और हाइव के थ्रू, एक्सपोर्ट डेटा बैक टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। स्कूप क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले बहुत इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी कमांड्स हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये अपने पास क्या करता है, एक्सटर्नल सिस्टम में HDFS के ऊपर कि अगर आपको डेटा मूव कराना है, HDFS हाइव टेबल के अंदर मूव कराना है, HBase में कराना है, तो इजीली आप HDFS को मैनेज कर सकते हो स्कूप के थ्रू। वो इजीली आपका HDFS के अंदर डेटा स्टोर करा देगा, चाहे आपको हाइव के अंदर कराना हो, चाहे HBase के अंदर कराना हो, चाहे HDFS के अंदर कराना हो, स्कूप अपन यूज़ कर सकते हैं। स्कूप आपका OG से भी इंटीग्रेट हो जाता है। अगर OG अपना टूल है शेड्यूलिंग के लिए, जॉब शेड्यूलिंग के लिए, कि आप चाहते हो कि अगले दिन के 12 बजे मेरा कोई
वो रन करे, कोई स्क्रिप्ट रन करे, तो वो काम आपका ऊजी करता है। तो स्कूप इंटीग्रेट हो जाता है ऊजी से, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टास्क को रन कर सकते हो यूजिंग ऊजी। और स्कूप जो है वो कनेक्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो कनेक्टर बेस का मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि स्कूप में ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ये किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। तो कनेक्टर बेस आर्किटेक्चर है। तो बस आपको क्या करना है, आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, आपको सिर्फ कनेक्टर्स इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप किसी भी डेटाबेस से इसको कनेक्ट कर सकते हो। स्कूप की यूज़ करना चाहिए, जैसे अभी बिग डेटा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डेटा प्रोसेस करती है, बहुत सारी कंपनीज प्रोसेस करती है। तो डे बाई डे जो डिमांड है डेटा की वो बढ़ती जा रही है, और उस वजह से कंपनीज क्या कर रही है, हडूप को डिप्लॉय कर रही है। अब हडूप डिप्लॉय कर रही है तो उन्हें क्या करना है, डेटा स्ट्रीम करना है, स्टोर करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, एनालिसिस करना है। और मेनली डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेसेस से और डेटा वेयर हाउसेस से। तो उसके लिए उन्हें बहुत सारा डेटा बल्क में लोड करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, मैपरेड्यूस एप्लीकेशन का वो लिखेंगे या कोड लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है उनके लिए, ट्रांसफरिंग डेटा यूजिंग स्क्रिप्ट्स। और वो इनएफिशिएंट भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, इनएफिशिएंट होता है। और डेली जो काम करना है उसके लिए आप बार बार स्क्रिप्ट लिखोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। तो उसके जैसे क्या किया है कि जो अपना स्कूप है ये अलाउ करता है डेटा इंपोर्ट्स को एक्सेल डेटा बेसिस से, कहाँ पे, आपके हडूप के अंदर। और पैरेललाइज करता है ट्रांसफ़र को। पैरेललाइज का मतलब है, क्योंकि अपने को पता है कि हडूप के अंदर अपन डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो हडूप तो बहुत बड़ा है, मल्टीपल नोड अपने पास है, अपन एक साथ 4-5 प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो पैरेलली प्रोग्राम रन करता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है, और उससे आपकी जो स्पीड है ट्रांसफ़र की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है अपना कि कॉपी जो है वो डायरेक्टली आपका डेटा हडूप से बाहर के सिस्टम में कॉपी कर देते हैं, और डेटा एनालिसिस जो है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। क्योंकि बिना डेटा के अपने डेटा मूव इन और मूव आउट करना पड़ता है, तो उसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्कूप इंस्टॉल करेंगे, डेटा डालेंगे, डेटा बाहर निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूप वर्क कैसे करता है, तो देखो ये आर्किटेक्चर दिया हुआ है आपको कि सबसे पहले तो क्या करता है, स्कूप में आपने जो भी क्वेरी लिखी है, स्कूप जो भी क्वेरीज आपने स्कूप में लिखी है, वो स्कूप क्या करेगा, उन क्वेरीज के रिगार्डिंग जो ऑर्डर्स हैं आपके, उन ऑर्डर्स को गैदर करेगा, मेटा डेटा को। ठीक है, तो स्कूप आपका डेटा गैदर करेगा स्कूप इंपोर्ट में। और वो जो डेटा गैदर हुआ मेटा डेटा मतलब क्या होता है कि कैसे जॉब रन करना है, कहाँ से कनेक्ट करना है, वो सारा काम होता है। जैसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है इंपोर्ट के जो क्वेरीज है, वो सारा डेटा क्रिएट करता है, आपकी एक मैपरेड्यूस जॉब क्रिएट करता है। तो वो एक मैपरेड्यूस जॉब सबमिट करेगा। और मैपरेड्यूस जॉब आपको पता ही है कि वो स्कूप जॉब है, तो डेटाबेस जो सिस्टम्स है उनसे मैप टास्क रन करेंगे, मैप टास्क डेटा फेच करेंगे और आपके HDFS में स्टोर कर देंगे। तो ये इसका प्रॉपर कि अपना क्या आर्किटेक्चर है, कि स्कूप इंपोर्ट का आर्किटेक्चर है। अपन ने मेटाडेटा गैदर किया, ऑर्डर से गैदर करने के बाद में अपन इंपोर्ट कमांड चलाई, और इंपोर्ट कमांड से अपन ने उसको यहाँ पे सबमिट कर दिया मैप टास्क को। तो ये सबमिट किया अपन ने, और यहाँ पे अपना काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन मैप का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। मैप रिड्यूस जॉब अपनी चलती है, और स्कोप सिर्फ आपका जो स्किल क्वेरीज होती है उनको मैप रिड्यूस टास्क में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो जैसे मैंने कमांड चलाई थी स्कोप ईवेल कमांड, तो वो कमांड अपन रन करते हैं एज ए क्लाइंट, स्कोप को सबमिट करते हैं, फिर स्कोप क्या करते हैं, उसके मैप टास्क बनाते हैं, कोड लिखते हैं मैप रिड्यूस का। मैप टास्क बना के वो क्या करता है, आपके एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस हो गए, डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम्स हो गया, रिलेटेड डेटाबेस सिस्टम हो गया, उनसे कनेक्ट करती है मैप जॉब, और वहाँ से डेटा कलेक्ट करके कहाँ पे स्टोर करती है, HDFS, HBase या हाइव में। ये 3 टूल हैं स्टोरेज के, तो इन तीनों में जाके आपका डेटा स्टोर कर देती है आपकी स्कूप जॉब। तो आपने तो कमांड फायर करी, पीछे मैप टास्क अपने आप बनेगा, कनेक्ट होगा, डेटा लोड कर देगा। तो सिंपल आर्किटेक्चर है। स्कूप आपका सबसे पहले स्कूप प्रोसेसिंग कैसे होती है, स्कूप अपना रन करते हैं हडूप क्लस्टर के ऊपर। हडूप स्कूप जो है वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है हडूप कोर डेटा कि जो मेटा डेटा है, मैपर वगैरह, HDFS वगैरह, वो सारे काम अपना स्कूप कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता है डेटा का। तो ये स्कूप की प्रोसेसिंग है। डेटा स्लाइसिंग वगैरह आप कर सकते हो, इंपोर्ट में कैसे इंपोर्ट करना है, तो कमांड्स आपको दी हुई है कि कैसे आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, उसकी पूरी की पूरी कमांड्स आपको दी हुई है स्कोप के अंदर। फाइल फॉर्मेट कौन कौन से सपोर्ट करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको दी हुई है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्कोप की कमांड्स आपको दी हुई है, जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक छोटी सी कमांड अपन रन कर लेते हैं कि HDFS DFS-ls स्लेश, बहुत सारे फोल्डर्स अपन ने क्रिएट कर रखे हैं अभी तक, सपोर्ट लेट कर देते हैं अपन, HDFS DFS-rm-r a स्लेश इनपाथ स्लेश जावा आउटपुट स्लेश पाइथन आउटपुट, और इन सबको डिलीट कर देते हैं अपन। ठीक है, सारे फोल्डर डिलीट कर दिए अपन ने, HDFS DFS
हाइफन, थोड़ा सिंपल बना देते हैं, ज़्यादा फोल्डर्स अपने पास नहीं होने चाहिए। 2 ही फोल्डर में यूज़र और टेम्प। टेम्प फोल्डर में कुछ रखा हुआ है क्या? टेम्प फोल्डर में कुछ भी हडूप यान रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको रहने देते हैं अपन कि यान का डेटा, यान अपना टेम्परेरी डेटा यहाँ पे रख रहा है हडूप के अंदर, उसकी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह होगी जिनको वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है, तो उसको अपन छोड़ देते हैं। 2 फोल्डर मैंने छोड़े। उसके अलावा अपना जो होम फोल्डर है hdfs स्लैश यूज़र हडूप, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स अपन ने क्रिएट कर रखे हैं, उनको हटा देते हैं अपन सबको। तो hdfs -rm-r, ताकि अपने ईजी रहे समझना अपने लिए। बेसिकली आप सीधा ले सकते हो कि सेंट्रल सेंट्रल हाइफन, ये जो भी कंप्यूटेशन वाली फाइल है इसको स्टार लगा दो कि इसको रिमूव करना है, डेटा को रिमूव करना है, EMP को रिमूव करना है, EMP स्टार को रिमूव करना है। तो जितनी भी EMP बनी हुई रिमूव हो जाएगी। आइरिस स्टार को रिमूव करना है, स्टार डॉट जेसन को रिमूव करना है, टिप्स को रिमूव करना है और वेयर हाउस को रिमूव करना है। सारे फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ मैं ना। तो कमांड अपन रन करी, रन दिस कमांड, क्या बोल दिया इसने, इलीगल आर्ग्यूमेंट ऑप्शन rm-r, एफ नहीं लगेगा इसमें, तो डिलीट कर देगा सबको। hdfs-ls करके देखते हैं, कोई भी फोल्डर नहीं दिखना चाहिए, कोई फोल्डर नहीं है। hdfs-ls स्लैश, सिर्फ 2 फोल्डर्स रखे हुए हैं। अब मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ hdfs-mkdir और स्लैश यूज़र के अंदर स्कूप फोल्डर अपने बना दिया कि स्कूप का डेटा अपन स्कूप फोल्डर में रखेंगे। तो मैंने एक फोल्डर बनाया स्कूप फोल्डर, ls किया अपन ने यूज़र स्कूप, कोई फाइल नहीं रखी हुई यहाँ पे। मेरे को कुछ इंपोर्ट करना है, कोई टेबल इंपोर्ट करनी है पूरी की पूरी, तो उसके लिए अपन इंपोर्ट जॉब रन करेंगे। कंप्लीट जॉब्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक इंपोर्ट जॉब रन करनी है। तो आप इसमें टॉप पे आ जाओ और इंपोर्ट जॉब के लिए आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा। जैसे इंपोर्ट एक्शन अपना, इस पे गए अपन, तो इंपोर्ट अपने पास आ रहा है कि इंपोर्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करोगे, फिर क्वेरी फायर करके भी कर सकते हो। टेबल इंपोर्ट करनी, टेबल पास कर सकता है। तो मैं लिख देता हूँ कमांड, मेरे को याद है। तो स्कूप हाइफन इम्पोर्ट, ये अपनी कमांड है। अपने को एक बिन डायरेक्टरी पास करनी पड़ेगी, हाइफन बिन डायरेक्टरी, ठीक है। तो आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो mkdir टेम्प फोल्डर, जहाँ पे अपना टेम्परेरी डेटा स्टोर करना चाहोगे। और यहाँ पे लिख सकते हो कि स्कूप, है ना, स्कूप हाइफन इम्पोर्ट करना है। देखो बिन डायरेक्टरी क्या होती है एक्चुअली, इस बिन डायरेक्टरी में बिन dir, एक्चुअली ऑप्शन देखने दो मेरे को बिन डायरेक्टरी का, ड्राइवर कनेक्शन हेल्प हडूप यूजर नेम वर्बोस, अपन यहाँ पे हाइफन बिन डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी कोड बनेगा, जो जावा का कोड बनेगा जार फाइल, वो यहाँ पे स्टोर हो गए। हाइफन बिन डायरेक्टरी आप दे दो कि हम होम के अंदर हडूप के अंदर एक टेम्प नाम का फोल्डर है, उसमें स्टोर कर लेना। ये आपकी बाइनरी पर डायरेक्टरी है, यानी यहाँ पे आपके जितने भी जो कोड बनेगा इंटरमीडिएट कोड बनेगा, क्योंकि इसको आपकी जो क्वेरी आप लिखोगे ना उसको जावा के कोड में कन्वर्ट करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए आप बिन डायरेक्टरी पास कर सकते हो। और हाइफन ड्राइवर आपको पास करना है, पास कर सकते हो कि हमें org.maria.db.jdbc.driver यूज़ करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी है ही, कनेक्ट स्ट्रिंग क्या आती है अपने बस कि JDBC कनेक्शन है मारिया DB टाइप का, और हम लोकल होस्ट के ऊपर :3306 पोर्ट नंबर है, वर्ल्ड डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। कौन सा यूज़र नेम से कनेक्ट लॉगिन करेंगे, रूट जैसे लॉगिन करेंगे। पासवर्ड क्या रहेगा रूट का, पासवर्ड हमारा रेडिट है हाइफन। अब यहाँ तक के तो ऑप्शन अपने कनेक्ट के ऑप्शन हो गए, पिछली बार अपन ने लिखा था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन कि हाइफन टेबल कौन सी इंपोर्ट करनी है, हमें कंट्री टेबल इंपोर्ट करनी है। तो हमने टेबल का नाम दे दिया कि ये टेबल हमें इंपोर्ट करनी है। हाइफन एक्सपोर्ट हाइफन डायरेक्टरी, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, कौन से डायरेक्टरी में एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी कि स्लैश यूज़र स्कूप नाम का फोल्डर बनाया है, तो उसमें कंट्री नाम का फोल्डर बना देंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। एवरीथिंग इज गुड, रन दिस कमांड। ये अपने को बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट डायरेक्टरी ऑप्शन गलत है अपना, तो वो चेक करना पड़ेगा अपने को कि
टारगेट डायरेक्टली लिखते हैं, अपने एक्सपोर्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट नहीं आ रहा तो टारगेट लिखेंगे कि कहाँ पे डालना है अपने को। तो ये अपने को बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि पासवर्ड इनसिक्योर है, आपको -p यूज़ करना चाहिए, आप पासवर्ड ऐसे पास मत करो। तो इसमें पासवर्ड की एरर दे रहा है अपने को, पासवर्ड आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो उसको आपके पासवर्ड दिख जाएंगे और आपके डेटाबेस की सिक्योरिटी बेकार हो जाएगी। तो आप -P यूज़ कर लो पासवर्ड की जगह। तो आपसे पासवर्ड यहाँ पे पूछेगा रेडिट, और उसके बाद भी अपने को एरर दे रहा है कि एक एक्सेप्शन आ रहा है कि अपने पास जावा लेंग नो क्लास डेफिनेशन एरर ORG अपाचे कॉमन लैंग्वेज स्ट्रिंग यूटिलिटीज, ये एक जार फाइल अवेलेबल नहीं है अपने पास। जावा की एक जार फाइल अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली एरर थी, इसको मैंने रिजोल्व भी किया था। ये एरर है इसको, मतलब देखो क्या होता है कि जो टूल्स होते हैं ओपन सोर्स टूल्स होते हैं उनमें बहुत सारे बग्स होते हैं, तो आप बग्स आपको फाइंड करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है सीखना। तो बग्स में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग यूटिलिटी वाली एरर आ रही है, इसके लिए अपने को एक जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग यूटिलिटी। तो यहाँ पे अपन जाएंगे, तो ये जो लैंग्वेज API है इसको अपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग यूटिलिटी को। इसमें या तो जार फाइल को चेंज करना पड़ेगा अपने को, जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी इसकी। ये जार फाइल है अपने पास, कौन सी जार फाइल, इसका नाम ढूंढना पड़ेगा अपने को। और अपाचे कॉमन लैंग्वेज स्ट्रिंग यूटिलिटी, इसके लिए एक फ़ाइल कॉपी करनी पड़ेगी अपने को हडूप की लाइब्रेरी से। तो ls यूज़र लोकल हडूप, हडूप के अंदर अपन उसके लाइब्रेरी चेक करते हैं, नेटिव लाइब्रेरी चेक करते हैं, और नेटिव लाइब्रेरी में अपने पास हडूप की लाइब्रेरी रखी हुई है, फाइल्स रखी हुई है। शेयर लाइब्रेरी के अंदर डेटा मिलेगा अपने को, एक्चुअली एक फ़ाइल मिलेगी अपने को, वो फाइल अपने को डालनी पड़ेगी शेयर के अंदर। हडूप के अंदर कॉमन लाइब्रेरी में जार फाइल्स है अपने पास, ठीक है। हडूप कॉमन जार फाइल्स, यहाँ पे लाइब्रेरी भी रखी हुई है, लाइब्रेरी फोल्डर चेक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी जार फाइल्स है अपने पास, है ना। और यहाँ से अपन एक, उनको नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, कॉमन लैंग्वेज, ये रहा कॉमन लैंग्वेज, और ये फाइल, ये रही जार फाइल। इस फाइल को अपने को कॉपी करना है, या तो रिमूव करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। क्या नाम था इसका, कॉमन लैंग्वेज। इसको कॉपी कर देते हैं अपन यूज़र लोकल स्कूप उसके लाइब्रेरी में, और फिर रन करते हैं अपने कमांड को। अभी भी सेम एरर दे रहा है ये, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड स्ट्रिंग यूटिल्स। इसके लिए मैंने ऐड किया होगा, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने ऐड कर रखा होगा कहीं ना कहीं। तो स्कूप हाइव इंटीग्रेशन, स्कूप टेक्स्ट, स्कूप जॉब DS स्टोर ऑपरेशंस, ग्रास स्कूप वाइड। ये लाइब्रेरी की एरर है, इसको फिक्स करना पड़ेगा अपने को। इंटीग्रेशन डॉट टेक्स्ट, स्कूप ऑप्शन डॉट टेक्स्ट, स्कूप PDF, स्कूप SH इंस्टॉलेशन। मेरे को बस चेक करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक लाइब्रेरी फाइल डालनी पड़ेगी अपने को, लाइब्रेरी फाइल को मूव करना पड़ेगा तब अपना काम हो जाएगा। वैसे तो अपन ने जार फाइल मूव करा दी कनेक्टर वाली, इसमें तो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने इस बग को फिक्स किया था, मैंने इस बग को फिक्स किया था, बट मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सी जार फाइल मूव करी थी। एक्चुअली कुछ जार फाइल्स अपने को मूव करनी पड़ेगी,
शायद कोई ना कोई जार फाइल तो अपने को मूव करनी पड़ेगी, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सी मूव करनी पड़ेगी अपने को, पर अपने को एक जार फाइल यहाँ पे मूव करवानी पड़ेगी जो कि पर स्नैपी, पैरामीटर, मैट्रिक, कर्व, हाँ जेसन करके कुछ जार फाइल अपने को मूव करानी पड़ेगी, जेसन स्मार्ट, ये फाइल भी तो अपने काम कर सकती है। ठीक है, ये मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कौन सी जार फाइल या तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो बता दूंगा कौन सी डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने को, या फिर कौन सी फाइल अपने को मूव करनी पड़ेगी। ये गोवा डॉट जार फाइल भी अपने पास काम की होती है एक्चुअली। और एक्चुअली ये अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे यूज़र लोकल स्कोप की लाइब्रेरी में, ये जार फाइल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, या तो डिलीट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आई विल टू फिगर इट आउट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको। अभी आपका काम इतना सही है कि आपको इवेल वाली कमांड चलानी है, स्कूप इवेल वाली कमांड आप रन कर लेना, सिंगल कमांड अपन रन करिए। नेक्स्ट टाइम अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो स्कूप इवेल रन कर लेना, स्कूप को इंस्टॉल कर लेना। कोई दिक्कत आए तो मेरे से डिस्कस कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये 2 काम आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके गाइस, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन फिर।